और आज का स्वागत केवल शब्दों का ही होगा, हार फूल साल नहीं होगा। और एक बार फिर से स्वामी विवेकानंद एजुकेशन सेंटर की तरफ से मंच पर बैठे हुए सभी मान्यवरों का हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। माननीय रामब्रिज यादव जी, हम सभी कार्यकर्ताओं के बीच में बाबूजी के नाम से प्रसिद्ध 23 अगस्त को अचानक हार्ट अटैक से उनका स्वर्गवास हो गया। उनकी प्रतिमा लगी हुई है, मान्यवरों ने उस पर पुष्पहार दिया है। बाद में भी आप जाते समय अपना पुष्पांजलि दे सकते हैं। आज के कार्यक्रम की विशेषता यह है कि यादव जी का बहुआयामी व्यक्तित्व रहा है। वो एक सफल बिजनेसमैन भी थे, व्यवसायी भी थे। बैंक के वर्षों तक 82 से 2011 तक वो बैंक के जनसेवा सहकारी बैंक के संचालक थे और 96 से 2016 तक वो बैंक के अध्यक्ष थे। उनके पहले माननीय जनार्दन कामत जी अध्यक्ष थे और संचालक थे। व्यवसायी थे, सहकार क्षेत्र में उद्योग था। ये जो स्वामी विवेकानंद एजुकेशन सेंटर आप जहाँ बैठे हुए जो इमारत देख रहे हैं, मुझे लगता है मुंबई में ऐसा एक पहला एक विद्यालय होगा जो हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी, कहीं हिंदी में होती है, कहीं मराठी में होती है, कहीं अंग्रेजी में होती है। लेकिन इस विद्यालय में 4 माध्यमों से बच्चों को शिक्षा दिया जाता है। यह इसका एक अनोखा अनुभव है। सहकार क्षेत्र में, व्यवसायी के नाते और शिक्षण क्षेत्र में मैं एक बात को निश्चित रूप से नमूद करना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा। इस संस्था को मूल में जो प्रमुख लोग थे, स्वर्गीय पोपट भाई भरवाड़, स्वर्गीय रामब्रिज यादव, श्यामजी भाई शाह, बाद में मैं, करुणाशंकर भाई बाटकर, ये सब लोग अलग थे। लेकिन मूल रूप से ये बोलता हूँ, नोगा भाई भरवाड़ की मृत्यु के बाद कुछ पैसा पोपट भाई के पास था
यादव जी उस समय नीलकमल में रहते थे, ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी, वहीं पर हम लोग सब बैठे बैठे गप्पा मार रहे थे। वो बोले पिताजी के नाम से कुछ पैसा है, उससे कुछ अच्छा काम शुरू किया जाए, और अच्छे काम में विचार आया कि स्कूल शुरू किया जाए। भाई गिरकर जी आए हैं, हम उनका जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। तो स्कूल की शुरुआत के लिए स्कूल को जगह चाहिए। माननीय राम बाबू 1978 में विधायक बन चुके थे, उनके प्रयास से यह जो विद्यालय की जगह है प्राप्त हुई, ट्रस्ट बना, आप सभी की उपस्थिति में होने जा रहा है, और उस उपस्थिति में आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जो पहले इस पुस्तिका में अलग अलग आयाम हैं। हिंदी विवेक के कार्यकारी संपादक अमोल पेडनेकर जी का राम बाबू का साक्षात्कार है, गोपाल शेट्टी जी का लेख है, मनीषा चौधरी जी का लेख है, प्रमोद बापट जी संघ के जो क्षेत्र प्रचारक हैं उनका, क्षेत्र प्रचार प्रमुख है, उनका लेख है, योगेश सागर जी, अतुल भाटकलकर जी, उनका लेख है, करुणा शंकर भाई ओझा जी का लेख है, मेरा भी लेख है, बाला तावड़े भाजपा के जिला अध्यक्ष उनका भी लेख है, और उस समय डॉक्टर रामदास गुजराती जिंदा थे, उन्होंने भी लेख लिया था, उसी का भी इसमें जोड़ा है। नीलाबेन सोनी का भी लेख है, और इसमें अलग अलग जिसका अपना अनुभव रहा है उनके बारे में वो अनुभव इस पुस्तिका में मान्यवरों ने उपस्थित किया है। और इस तरह से इस पुस्तिका का विमोचन होने जा रहा है। अगर इसका मूल में, ये पुस्तिका का प्रकाशन में कोई मूल में है तो वह एकमात्र नाम है उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल माननीय श्री राम नाईक जी का। उनके प्रयासों से ही ये संभव हो सका है, उनके प्रयासों से ही संभव हुआ। जिस दिन से विचार आया कि ऐसी एक पुस्तिका प्रकाशित करनी चाहिए, पुस्तिका का प्रकाशन यादव जी की महिमा मंडल नहीं है, उनके विचारों का, उनके आचार का, उनके विचार का, उनके कार्यों का आम जनता तक ये बात जोड़ता है, और हम अपने जीवन में उसको आचरण में लावें, आचरण में ला करके उसी तरह का हम अपना जीवन जीने का प्रयास करें। उसके पीछे यह मनोभावना है, यह मनोभावना है, और उसी के अनुसार यह पुस्तिका प्रकाशित हुई है। अभी तक शायद पेडनेकर जी नहीं आए हुए हैं, क्या है? नहीं आए, आने वाले हैं। माननीय भाग्य जी आए स्टेज पर। पंजाब जे उपस्थित आहेत सगळे त्यांचं मी हे करतो, आणि आज मला प्रथम बोलायला सांगितलं थोडी मला कोणाची सवय नाही म्हणून, पण यादवजींचा माझा जो संबंध होता हा फार जुना आहे. म्हणजे तसं जर विचार केला तर 1967 सालापासून रामोहनला आपल्या यादवजींना मी चांगला ओळखतो. त्यावेळेला जनसंघाचं काम होतं आणि यादवजींचं इलेक्ट्रिकचं दुकान होतं. त्यावेळेला विश्वकर्माजी यादवजी हे सगळे ते सायकल फेरीवर जनसंघाचा प्रचार करायचे. त्यापासून मी यादवजींना बघितलेलं आहे. एकदम मऊ, म्हणजे मृदू भाषे, सगळ्यांशी मिळून मिसळून वागणारा मनुष्य. म्हणजे पाहिजे तेव्हा कठोर, नाही तर त्यावेळेला एकदम मृदू, जे कोणाशी असो. तर असे ते यादवजी तेव्हापासून मी ओळखतो. पण त्यांचा जास्त परिचय जो झाला तो ज्यावेळेला जनसेवा सहकारी बँकेची निवडणूक होती, आणि थोडासा त्यांचा आग्रह होता की भांगीजीने त्या संचालक मंडळात यावं. माझ्याकडे माझी इच्छा नव्हती, माझ्याकडे दुसरं काम होतं. पण मान्यवरांनी सांगितलं की नाही, तुम्हाला हे काम करायचं आहे. एकदा सांगितल्यानंतर आपण ऐकतो. तेव्हापासून मात्र माझा यादवजींचा खूप चांगला परिचय, रोजच्या रोज दैनंदिन परिचय आमचा वाढला. आणि त्याच्या वेळेला बघितलं खरं म्हणजे त्याचा उल्लेख करू नये, पण ज्यावेळेला यादवजी चेअरमन झाले त्यापूर्वी बँकेची अवस्था तितकीशी चांगली नव्हती. पण यादवजी आल्यानंतर एकदम बँक सुस्थितीत आणली. आणि ज्यावेळेला 2096-15-12 म्हणजे
त्यामुळे सगळे आजही कोणी जर भेटलं नाही AGM आहे म्हटल्यानंतर तर विचारतात काय भेटवस्तू देणार आणि डिव्हिडंड किती देणार काय. इतक्या सगळ्या लोकांना त्यांनी चांगलं हे केलं होतं आणि अशा प्रकारे त्यांनी बँक तर चांगली चालवलीच आणि संघाच्या दृष्टीने जर विचार केला ती शाळा आम्हाला म्हणजे केव्हाही आमची शाळा ही आम्हाला उपलब्ध असते. म्हणजे सुरुवातीला आम्ही मुद्दाम ते यादवींना भेटून यादवी आमची शाळा पाहिजे आमचा कार्यक्रम आहे वगैरे, पण पुढे मग यादवी फक्त सोमवारी यायचं ज्यावेळेला सुरू झालं त्यावेळेला ते म्हणाले की नाही तिथे तिवारी जे आहे तिच्या कानावर घाला तुम्ही जागा वापरा. संघाचे सगळे कार्यक्रम आमचे बोरिवली भागातले सगळे इथेच होते आणि ही शाळा आम्हाला एक आमचं घर असं वाटलं आणि यादवजीने आम्हाला संपूर्ण सहकार्य केलं समजून. त्यामुळे संघात तुम्हाला सांगितलेलं आहे बोलायला तर मी त्यांच्या कृतीला अभिवादन करतो आणि माझे 2 शब्द बोलतो संबोधतो. धन्यवाद. हम सभी के प्रिय नेता माननीय भाई गिरकर से मैं निवेदन करूंगा कि वो इस अवसर पर यादव जी की स्मृतियों को ध्यान रखते हुए अपना मनोगत व्यक्त करें. भाई गिरकर जी. बाबूजींना मी प्रथम वंदन करतो, त्यांना अभिवादन करतो आणि हा आजचा कार्यक्रम ज्यांनी घडवून आणला जसं JP मिश्राजी म्हणाले ही कल्पकता माननीय रामू नाईक यांनी अशा प्रकारचं जीवनपट विवेकच्या माध्यमातून आपल्याकडे आणणार आहेत. आता त्याचं विमोचन होईल. त्याच्यावर रामू नाईक, गोपाळ शेट्टी, शंकर ओझा, मनीषाताई चौधरी इतर मान्यवर आणि विशेषकर जे संचालन करतात आपले JP मिश्राजी यांचा तर त्यांचा मोठा सहवास लागला. खरं म्हणजे सांगायचं झालं ज्याची भाग्यजीने 67 साली त्याचा उल्लेख केला त्यानंतरच्या कालखंडामध्ये 67 साल आणि नंतर जनसंघामध्ये काम करणं किती कठीण होतं आणि कशा प्रकारचे कष्ट घेतलेले आहेत ते मी माननीय रामभाऊ नाईक यांना पाहिलेलं आहे. रामभाऊ नाईक त्यावेळेस स्कूटरवरून गोरेगाववरून नागपाड्याला यायचे माझ्याकडे. म्हणजे असं हा जो जनसंघ वाढवायचा होता, जनसंघ आपला विचार वाढवायचा होता, या विचारासाठी जसं बापूजी असतील आणि मी दक्षिण मुंबई जिल्ह्यामध्ये काम करत असल्यामुळे तेवढा बाबूजींचा माझा अगोदर संबंध नव्हता. मी ज्यावेळी 86ला कांदिवलीला आलो त्यानंतर संबंध आला. त्याचा उल्लेख केला की आपली बँक स्थापन केली पाहिजे, ती आपल्या लोकांनी विचार केला. जनकल्याण सहकारी बँक केली, राममोहन विचार करून ते जनसेवा बँक केली आणि ज्याचा उल्लेख केला जनसेवा बँक ही मध्ये अगोदर डळमळीत झाली होती परंतु ती पुन्हा प्रॉफिटमध्ये आणून जे ज्याचा उल्लेख आज केला की भेट वस्तू देणं ते त्या सर्वसाधारण सभेला येत आहे अशा प्रकारचं बाबूजींनीच केलं की भेटवस्तू दिली की सर्वसाधारण सभेला लोक जास्तही येतात आणि त्यातून त्यांना डिव्हिडंड पण दिलं. नंतर मला वाटतं थोडं अडचण आली आणि आता JP मिश्राजींनी पुन्हा हा विडा उचललाय की डिव्हिडंड दिलं जाईल. ह्या जुन्या मंडळीने जसं सहकार क्षेत्र असेल आपलं तर त्यावेळेस काय सहकार क्षेत्रामध्ये नसेल, शिक्षण क्षेत्रामध्ये सुद्धा ही स्वामी विवेकानंद शाळा काढून या ठिकाणी सर्व भाषेच्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन, त्यांचा सत्कार, त्यांना नोटबुक वाटप, म्हणजे बारीक सारीक गोष्टी बघून जो रंजला गांधीला आहे त्याची सेवा करणं, त्याला उचलणं, त्याला वर आणणं, अनेक सामान्य लोकांना नोकरीला लावून बँकेमध्ये उभं करणं, अशा प्रकारचं काम बापूजींनी केलं. आणि बापूजींनी सर्व कार्यकर्त्यांचा कौटुंबिक संबंध असायचा. मी अनुभवलेला आहे. अनेक वेळा मी घरी आलेलो आहे.
किंवा कुठल्याही कार्यक्रमाचं निमंत्रण त्यांच्या परिवारापर्यंत आवर्जून देणं आणि देणंच नाही तर ते यायलाच पाहिजे, तुम्ही आप आणायची आहे अशा प्रकारचा आग्रह असणं आणि त्या ठिकाणी गेल्यावर जे आदरातिथ्य करणं, ह्याने खरं म्हणजे मी बाबूजींकडे आकर्षित गेलोच होतो. मी आजारी असताना वेळेवर फोन करणं, कैसी तब्येत आहे विचारपूस करणं आणि अशा प्रकारची जो कार्यकर्ता आहे, मी आहे मिसेस करत होतो, त्यांना एक अनेक वेगळा आनंद होता. बाबीजी और आप दोनों भी काम करते, तब्येत को संभालो, अच्छी आप अच्छे रहो. अशा प्रकारचं बाबूजींनी कौटुंबिक मार्गदर्शन सर्व कार्यकर्त्यांनी केलं, जवळून त्याने प्रेम दिलं. दिवाळीमध्ये न चुकता भेट पाठवणं, अशा प्रकारचं काम करणारे हे जुन्या पिढीतले कार्यकर्ते. म्हणजे बाबूजी एक वटवृक्ष होतो. म्हणजे त्यावेळी जनसंघाच्या वेळी लावलेली झाडं ही वटवृक्ष झाली. आज आपण इथे रामभाऊंना पाहतोय. रामभाऊने पण त्यावेळी जे कष्ट केलेले आहेत, त्या 74 सालापासून मी त्याचा साक्षी आहे. आणि म्हणून आज आम्ही तुम्हाला जे दिसतो, मोठे झालेलो, आमदार झाले, खासदार झाले, हे खरं म्हणजे यांच्या खांद्यावर आम्ही होतो. हे नसते, ह्यानी जर ठरवलं नसतं आम्ही असू सुखाने पत्तर पायातील, तर आज जे आपल्याला ही सगळी परिस्थिती दिसते आपल्या विचाराची. आपल्याला विचाराला किती त्यावेळेस मारक लोक होते, पण त्यांना सर्वांवर मात करून बाबूजींसारख्या लोकांनी हा आपला विचार वाढवण्यासाठी आणि सर्व क्षेत्रात, सहकारी क्षेत्र असेल, शिक्षण क्षेत्रामध्ये असेल, हे बाबूजींचे विशेष गुण आहे. आणि आपल्यासारख्या कार्यकर्त्यांनी त्यांच्याकडून शिकून असंच आपला स्वभाव आणि नम्रता तर एवढी होती त्यांच्याकडे, अशा प्रकारचे बापूजी आपल्यातून जाणं हा आपल्याला तसं परिवाराला आघात आहे. तरी पण ईश्वराची इच्छा, मी त्यांचं ज्यावेळी त्याही दिवशी मी म्हणालो, त्यांचं 85वा वाढदिवस या ठिकाणी साजरा करत होते, तर ते रामभाऊ असतील, मी असेल, ह्याची काळजी घेत होते. ते बसले की नाही, त्यांना बघा, बसवा. आणि त्या दिवशी एवढा त्यांचा उत्साह होता की तरुणालाही पण लाजवेल अशा प्रकारचा त्यांचा उत्साह. आणि ते त्या दिवशी सुद्धा आदरातिथ्य करणं असे बाबूजी अमोल्यातून गेले. आणि आज मी रामभाऊंना विशेष धन्यवाद देईन की मलाही अनेक गोष्टी माहिती नसतील, ते या विवेकच्या अंकातून कळतील जे त्यांनी काम केलेलं आहे. आणि हे करण्याचं रामभाऊंनी पुढाकार घेऊन, आणि अनेकांचे लेख आहेत, गोपाळ शेट्टी असतील, मनीषा ताई असतील, ज्या इकडे जवळून त्यांना पाहिलेलं आहे, त्यातूनही आम्हाला त्यांचं जे मोठेपण आहे ते कळेल. पुन्हा एकदा मी बाबूजींना श्रद्धांजली भावपूर्ण अर्पण करतो आणि इथेच थांबतो. मुझे लगा कि पांडे जी ऊपर मैं पांडे जी से निवेदन करता हूँ कि मंच पर आइए। और मैं दिखा दे रहा हूँ पुस्तिका कैसी है। ये पुस्तिका आपको जाते समय मिलेगी। मैं मनीषा ताई को बुलाऊं, लेकिन उसके पहले बुला दूं। मनीषा ताई दहिसर विधानसभा की आमदार है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन दहिसर विधानसभा और चारकोप विधानसभा का अभ्यास वर्ग रामबाबू मालवी में लगा हुआ है, केशव सृष्टि में। उनके कार्यकर्ता पदाधिकारी वहाँ पर गए हुए हैं, लेकिन यादव जी का प्रेम को देखते हुए वो बोली मैं थोड़ा वहाँ देर से जाऊँगी। ये सब बीजी कार्यक्रम उनके विधानसभा का अभ्यास वर्ग होते हुए भी यहाँ पर उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से मनीषा ताई का आमंत्रण करता हूँ कि वो आएँ और अपना मनोगत व्यक्त करें। मनीषा ताई। सर्वांना नमस्कार। आज आपल्या सर्वांचे लाडके स्वर्गीय रामब्रिज यादव सर यांची साप्ताहिक विवेकच्या माध्यमातून आपल्या सर्वांचे मार्गदर्शक आदरणीय माजी राज्यपाल महामहिम राम नाईकजी यांनी पुढाकार घेऊन रामब्रिज यादव हे तरुण पिढीला माहीत असायला पाहिजे आणि त्यासाठी साप्ताहिक विवेकची पुस्तिका काढण्यासाठी रामभाऊंनी पुढाकार घेतला आणि असे आपल्या सर्वांचे मार्गदर्शक आदरणीय
राम नाईकजी, त्याचप्रमाणे उत्तर मुंबईचे जनसेवक, संसदरत्न माजी खासदार आदरणीय गोपाळ शेट्टीजी, माझे मार्गदर्शक माजी मंत्री आदरणीय भाई गिरकरजी, आमचे जे 4 स्तंभ दैसर विधानसभाचे, ज्यांनी दैसरमध्ये भारतीय जनता पार्टीचं वटवृक्ष लावलं, अशा 4 वटवृक्षातील करुणाशंकर ओझाजी, त्याचप्रमाणे श्रीकांत पांडेजी, ॲडव्होकेट JP मिश्राजी, आणि 4थे स्तंभ जे आज आपल्यामध्ये नाही आहे पण त्यांची स्फूर्ती ही कायम आम्हाला आदर्श देणारी आहे, तसे रामप्रीत जाधवजी आमचे, त्याचप्रमाणे जमनानीजी यादव कुटुंबीय, त्याचप्रमाणे नगरसेवक विद्यार्थी सिंगजी आणि रामप्रीत यादववर प्रेम करणारे सर्व उपस्थित बंधू आणि भगिनींनो, बाबूजी म्हणजे ज्याप्रमाणे म्हटलं जातं की शांत माणूस पण ऊर्जा अतिशय असलेले, असे आमचे बाबूजी. मला आठवतं की मी पहिल्यांदा आमदार झाली आणि ह्या शाळेचा विषय की ह्या शाळेवरती केस होती, आणि ती केस म्हणजे मला आठवतं की वेळेमध्ये शाळा न बांधल्यामुळे ह्या शाळेला पेनल्टी लावलेली होती. भाऊजीने मला ऑफिसमध्ये बोलवलं, संपूर्ण विषय समजावून सांगितला की आम्ही ही शाळा का त्या वेळेमध्ये जागा देऊन सुद्धा आम्ही बांधू शकलो नाही, आणि मग त्याचं प्रेझेंटेशन देऊन जोपर्यंत ती रेग्युलाइज होत नाही तोपर्यंत बाबूजींनी त्याचा पिछा सोडला नाही. असे आमचे रामप्रीत जाधव होते. ह्या शाळेसाठी इतकं बारीक लक्ष देणारे ट्रस्टी की रोज शाळेमध्ये येणारे, शाळेच्या शिक्षकांबरोबर, शाळेच्या विद्यार्थ्यांबरोबर एक कुटुंबातला माणूस म्हणून सुखादुःखाच्या गप्पा मारून आपल्या शाळेचा रिझल्ट 100% आणण्यासाठी प्रयत्न करणारे म्हणजे आमचे रामप्रीत जाधव. यादव चाळीमध्ये वारा वादळामध्ये नारळ पडून एका मुलीचा मृत्यू झाला. बाबूजींचा फोन आला, आप क्या कर रहे हो? बाबूजी मैं ऑफिस में हूँ. जाओ, वो यादव नगर में एक छोटी बच्ची नारियल गिर के मर गई है. मी लगेचच कलेक्टर, तहसीलदार सर्वे केला, आणि जेव्हा त्या फॅमिलीला 4 लाखाचा चेक द्यायला गेले, त्या बाबूजी म्हणाले, अरे 5-50 लोगों को इकट्ठा करके देना चाहिए ना, थोड़ी राजनीति भी सीखो. बाबूजी उनको गांव जाने का है, परिवार गांव जा रहा था, इसलिए मैं दौड़ के उनको चेक देने को आई. बाबूजी बोले, ऐसा नहीं है, आप राजनीति करते हो तो राजनीति में थोड़ा अपने को राजनीति भी करना चाहिए. असा म्हणजे प्रत्येक छोट्या छोट्या गोष्टीमध्ये लक्ष ठेवणारे बँकेचं असेल, आणि गोपाळ शेट्टीजी आणि राम नाईकजी ह्यांच्याबरोबर खांद्याला खांदा लावून आज जर छत्रपती शिवाजी महाराजांचं NL-मधलं क्रीडांगण उभं झालं असेल तर ह्या माझ्या 4 पिलरमुळे, राम नाईक असतील, गोपाळ शेट्टीजी म्हटले म्हणजे संघर्ष आला. कोर्टाची पायरी चढून कोर्टाला दाखवून आज मुंबईमध्ये असा भव्य पुतळा हा फक्त कुठे असेल तर तो NL कॉम्प्लेक्समध्ये, आणि त्यावेळेला रामभाऊ, त्याचप्रमाणे गोपाळ शेट्टीजी, रामप्रीत जाधवजी, JP मिश्राजी, श्रीकांत पांडेजी ह्या टीमने आज तयार करून ठेवलेलं आहे. आज आम्हाला आपल्या सर्वांना जे सरकार मिळालेलं आहे, हे सरकार इझिली मिळालेलं नाही आहे. ह्या सरकार मिळण्यासाठी अनेक पावसाळे, अनेक उन्हाळे ह्या सर्व नेत्यांनी केले,
बघितले, संघर्ष केला, म्हणून आज राज्याचा मुख्यमंत्री भाजपचा बनलेला आहे. मी रामभाऊंचे धन्यवाद मानते की रामभाऊंनी विवेक साप्ताहिकच्या माध्यमातून तरुण पिढीला रामब्रिज यादव कोण होते ह्याचा एक उत्तम असं नेतृत्व कसं होतं हे विवेक साप्ताहिकाच्या माध्यमातून दिलेलं आहे. कारण नवीन आलेल्या कार्यकर्त्यांना जुन्या नेत्यांनी काय केलं, जुने नेत्यांनी कसा संघर्ष केला, ज्या ठिकाणी भाजपचा एकही नगरसेवक कधी निवडून आला नाही, पण तो निवडून आला नाही, पण भाजप जिवंत ठेवण्याचं काम कोणी केलं असेल तर रामभाऊ, रामब्रिज यादव, गोपाळ शेट्टीजी, करुणाशंकर ओझाजी, श्रीकांत पांडेजी, जे.पी. मिश्राजी ह्या सगळ्यांनी संघर्ष करून पार्टी उभी केली, बँक उभी केली. बँकेचा इतिहास बघत असताना बाबूजी ज्या वेळेला बँकेचे अध्यक्ष होते त्यावेळेला बँकेला सुद्धा चांगल्या ह्याच्यावर आणण्यावरचं काम रामभाऊंनी केलेलं आहे आणि बाबूजींनी केलेलं आहे. आणि त्याचबरोबर एक सेकंदाचा सुद्धा वेळ न लावता राजीनामा देण्याचं पण काम कोणी केलं असेल तर ते आमच्या बाबूजींनी केलेलं आहे. अशा बाबूजींना मी माझ्यातर्फे, माझ्या कुटुंबातर्फे आणि तमाम दहिसरकरांतर्फे त्यांना आदरांजली आणि श्रद्धांजली देते. आणि मी त्यांच्या कुटुंबांना सर्वांना सांगते की आपण एकटे नाही आहोत, पूर्ण भाजपा परिवार आपल्यासमोर आहे आणि बाबूजींचं कार्य हे आपल्याला असंच पुढे चालवायचं आहे आणि त्याच्यासाठी आम्ही सर्व तुमच्या पाठीशी आहोत. धन्यवाद. जय हिंद. बहुत धन्यवाद ताई. भाई ने एक बात शुरू किया था, ताई ने एक बात कहा बैंक के बारे में और यादव जी की कारकर्दगी के बारे में. मैं थोड़ा सा उसमें सुधार कर दूं. यादव जी 96 में मांगे जी बैठे में उपाध्यक्ष थे. बैंक की प्रगति में जो भी अध्यक्ष रहे, जो भी पदाधिकारी रहे, काम किया. लेकिन जिस परिस्थिति में यादव जी ने बैंक का नेतृत्व किया वो परिस्थिति ऐसी थी, उस समय कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं था, लिखित रूप में काम होता था, मैनुअल काम होता था. यूनियनबाजी थी बैंक में. यूनियन के लोगों ने विरोध करके 3 साल से बैंक का बैलेंस शीट आरबीआई में दाखिल नहीं किया था और 3 साल का बैलेंस शीट दाखिल नहीं करने के कारण आरबीआई ने बैंक को नोटिस दिया था कि आपका लाइसेंस कैंसिल क्यों नहीं कर दिया जाए. यादव जी अध्यक्ष बने, अधिकारियों को जाके मिले और बोले मैं अभी नया अध्यक्ष बना हूँ, मुझे 2 साल का समय दो, मैं सब सही करा के दूंगा. अधिकारी ने बोला 2 साल का नहीं, पहले 6 महीने का समय देता हूँ, कुछ करके दिखाओ फिर समय दूंगा. 6 महीने का समय दिया तो 1 साल का धर दिया, फिर 6 महीने का बढ़ाया तो दूसरे साल का कर दिया और फिर 6 महीने पूरा जो अकाउंट है आरबीआई में दाखिल कर दिया और लाइसेंस कैंसिल होने की बात खत्म हो गई. इस परिस्थिति में यादव जी ने बैंक का काम किया हुआ है. इस परिस्थिति में यादव जी का काम किया. मनीषा ताई बोली उन्होंने इस्तीफा दिया, इस्तीफा नहीं दिया. 10-12 साल अध्यक्ष रहने के बाद उन्होंने खुद अधिकारियों को बोला आगे मैं रहना नहीं चाहता हूँ, आगे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, हमें निवृत्त करो. स्वेच्छा से निवृत्त होने वाला अपना कोई कार्यकर्ता रहा तो रामब्रिज यादव रहे. इस्तीफा देने की बात नहीं रही है. ये 2 बार का मैं साक्षी हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ. दोस्तों, गोपाल भाई और राम भाऊ 2 वक्ता बाकी हैं. हम माननीय सभाध्यक्ष का इंतजार कर रहे थे, संस्था के अध्यक्ष, लेकिन उसके पहले कार्यक्रम अध्यक्ष करुणाशंकर भाई ओझा जी हैं. मैं उनसे निवेदन करूंगा कि संक्षिप्त में अपना मनोगत व्यक्त करें. अध्यक्ष जी आएंगे तो वो भी देखेंगे, कृपया. श्रद्धेय रामभाऊ, आदरणीय गोपाल भाई, आदरणीय मनीषाबेन, आदरणीय भाई गिरकर जी, मंचासीन सभी महानुभाव, विकास मिश्रा जी मेरे मित्र, पूरा यादव परिवार मेरा ही परिवार है.
हम ऐसे जिए सब भाइयों बहनों। आगे जी ने बताया 1967, मेरा यादव जी का परिचय 1971-72 से मात्र परिचय थी। जब हम यादव नगर में रहने के लिए गए, 2-3 दिन में बोला करके मुझे बोला कि आपको जनसंघ में काम करना है। अब ये सूचना समझो, आदेश समझो, मुझे अभी तक ध्यान में नहीं आया, मगर उसी समय यहाँ गुजराती भाषी कार्यकर्ताओं की बहुत कमी थी और लोगों को जोड़ना था, और मेरा सौभाग्य था कि यादव जी ने मुझे इसमें जोड़ा। मात्र राजनीति में ही नहीं, परंतु सामाजिक काम कैसे करना, लोगों को कैसे जोड़ना, जोड़ने के बाद में कैसे जोड़ के रखना, और जोड़े हुए लोगों से कैसे काम लेना उनकी क्षमता के अनुसार, ये उनकी विशेषता थी। आज तो मैनेजमेंट के बड़े बड़े क्लास चलते हैं, बड़े बड़े मैंने अधिकारी आकर के भाषण देते हैं। यादव जी कितना पढ़े थे कोई पूछता नहीं, मगर गुजराती में बोलते कोठा सूझ, माने सेल्फ, जो उनकी एक शक्ति थी सामने वाले आदमी को अपना बना लेने की। आदरणीय जयपाल जी ने उल्लेख किया बैंक का और यूनियन का, तो यूनियन के लोग उस समय हमारे सामने वाले पार्टी के थे। उन लोगों को अपनी बात मनवाना बहुत कठिन काम था, मगर वो एक गजब की शक्ति यादव जी में थी कि सामने वाले आदमी को अपनी बात बड़ी बात की मना लेते थे। हमारा संबंध मात्र औपचारिक नहीं रहा, एक बड़े भाई और छोटे भाई जैसे रहा। उनका आदेश, उनके विचार या तो उनकी बात हमारे लिए हमेशा शिरोधार्य रही। ऐसा नहीं कि हम कभी सहमत सभी बातों में होते थे, बहुत सी बातों में असहमत होते थे, कभी झगड़ा भी कर लेते थे, और वो अपनापन का निशानी है। मगर झगड़ने के बाद में भी निर्णय तो यादव जी का ही होता था, और जिसका फलस्वरूप हम देख रहे हैं। मिश्रा जी ने उल्लेख किया, मेरा एक सौभाग्य रहा कि जिंदगी में जो कुछ सोचा था काम करने का, वो काम में से एक काम था स्वामी विवेकानंद एजुकेशन सेंटर। 10 बजे था तभी मैं पढ़ा था स्वामी विवेकानंद जी को, और तभी से लगा था कि कुछ करना है शैक्षणिक क्षेत्र में, और स्वामी विवेकानंद जी को केंद्र में रख करके। और उन दिनों रामभाव दहीसर में हम दोनों एक दूसरे के पर्याय जैसे लोग देखते थे। हमारे दोनों के बीच में हॉटलाइन थी, हमारे उनके ऑफिस में और हमारे ऑफिस में। मैंने आना जाना नहीं पड़ता था, बात कर लेते थे। लोगों को जोड़ करके बड़ा प्रवाह कैसे बनाने का, संघर्ष हो या संरचना हो, शेख खदान के शेख के सामने लड़ना हो, या तो उस समय के हमारे विरुद्ध अभी बाद में साथ में आए शिवसेना के साथ में लड़ना हो, माने कार्यकर्ताओं को कैसे तैयार करना, कार्यकर्ताओं की कैसे शुद्धि लेना, उसको कैसे आगे बढ़ाने का, कार्यकर्ता से काम भी लेना नहीं, मगर वो कार्यकर्ता का जीवन यापन भी ठीक से होवे, उनका व्यवसाय भी ठीक से हो, उस प्रकार की भी व्यवस्था देखना वो कभी नहीं चूकते थे। मुझे परिवार ने बताया कि अंतिम क्षणों में उन्होंने मुझे याद किया था, और मेरा दुर्भाग्य कि मैं यहाँ नहीं था, मैं गुजरात में था, पहुँचना संभव नहीं था, अंतिम दर्शन में नहीं कर पाया, मगर वो छवि मेरे हृदय में हमेशा अंकित है, उनसे जो मैं पाया है। और मात्र एक स्वामी विवेकानंद शाला नहीं, मगर आचार्य नरेंद्र विद्या मंदिर हो, या तो भाईंदर की अपने रोहिदास काका की कॉलेज हो, सब जगह उनका योगदान रहा और मार्गदर्शन रहा, और प्रभावी मार्गदर्शन रहा। कोई भी क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र, शैक्षणिक क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, सभी में जहाँ भी उन्होंने हाथ आजमाया वहाँ हमेशा सफलता हासिल की, और साथ साथ में जो साथी थे उनको भी सबको साथ में लेकर के चले।
मैं जब राम भाव का आदेश हुआ कि आपको लिखना है, क्या लिखूं? इतने सालों 50 और 55 साल का हमारा उनके साथ में मैत्री का संबंध, बड़े भाई छोटे भाई का संबंध, हमारे पूरे परिवार, उनके पूरे परिवार का संबंध, और इतनी इनगिनत माने स्मृतियाँ उसमें है साथ में काम करने की। कितनी याद करूं और कितनी लिखूं, फिर भी संक्षेप में लिखने का मैंने प्रयास किया। कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं कि जो शब्दों में बांधे नहीं जाते हैं। उनका कार्य, उनकी व्यक्तित्व, उनकी कार्य प्रणाली वो शब्दों में बांधना मुश्किल होता है, और ऐसा ही मैंने अनुभव किया। सत्य राम भाव का आग्रह था, वो हमारे लिए आदेश होता है। जब भी 75वां साल संपन्न हुआ यादव जी का, तभी मैं अस्पताल में था, मेरा बाईपास हुआ था, तो मैं शुभेच्छा संदेश वहाँ से भी भेजा था, मगर उस समय जो लेख माला पुस्तिका प्रकाशित हुई थी उस पर मैं लिख नहीं पाया था। राम भाव का फोन आया था, आपको इसमें लिखना है। उस समय लिखा था, उन्होंने नहीं, मैं लिख नहीं पाया था। तो और आग्रह से राम भाव ने, और मुझे भी मैंने क्या बताऊँ, मैं बहुत ही उसमें संस्मरण मेरे सब नज़र के सामने आते हैं। दहीसर एक परिवार के जैसे दिए हैं। पहले हम बाबूजी बोलते थे अपने ओम प्रकाश जी को, और हर होली में उनके साथ में रंग से खेलते थे। पोट भाई भरवाड़ हो, शादी भाई हो, शरीफ भाई हो, पोपट भाई, हम सब लोग एक परिवार के नाते जीते थे। और जैसे मिश्रा जी ने कहा कि रेती के ढीक पे बैठ करके, उसके पहले हमारा और यादव जी का दोनों का तय हो गया था, ये करना है, किसको किससे जोड़ना है, कैसे कैसे जोड़ना है, किसको क्या काम देना है। उतनी नज़दीकी उन्होंने मुझे दी है, ऐसा प्रेम उन्होंने मुझे दिया है, मेरे पूरे परिवार को दिया है। ऐसे हमारे भाई साहब, बाबूजी, मैंने हम समझ भाई साहब बोलते थे, और यादव नगर में रहते थे। तो रात को तभी हाईवे चालू नहीं हुआ था, मिट्टी का काम हुआ था, तो रात को बैठ कर के हम लोग, मिश्रा जी को भी बाद में वहाँ से लेकर के आए, अपना विश्वकर्मा जी भी बाद में आए, और हम लोग सब बैठ कर के, मनु भाई केशवाड़ी वगैरह बैठ कर के गप्पा मारा करते थे, और समाज का क्या क्या काम हम कर सकते थे सब मिल कर के उसका चिंतन करते थे। तो बहुत सी उनके जीवन की जो विशेषताएं थी, वो विशेषताएं उन्होंने समाज के हित के लिए काम में लाई, शिक्षण के क्षेत्र में काम में लाई, सहकारिता क्षेत्र में काम में लाई, और लोगों को जोड़ करके एक छोटा सा जो प्रवाह था उसको एक बड़े प्रवाह में परिवर्तित करने का काम सालों साल किया। मुझे भी आड़ी बाड़ी में एक काम उन्होंने सौंपा था, अच्छा महीना वो काम में ठीक ढंग से कर पाया, और हम तो ही जानते थे। और इस प्रकार से सालों तक हम दोनों का सायुज्य, मैत्री, या तो बड़े भाई छोटे भाई का संबंध, या तो पारिवारिक संबंध रहा। मुझे इस बात का आनंद रहा कि अंतिम चुनाव में मैं यहाँ नहीं उपस्थित था। मैं पूरे हृदय से, मेरे परिवार की ओर से, मेरी ओर से, और दहीसर की समस्त जनता की ओर से, मुझे नहीं लगता है कि दहीसर में कोई व्यक्ति ऐसी होगी कि जिनका काम यादव जी ने नहीं किया होगा। ऐसे सभी दहीसर वासियों की ओर से मैं हार्दिक श्रद्धांजलि अपनी समर्पित करता हूँ। मुझे लगता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनका कभी कभी पूरा नहीं हो सकता है, मगर सब मिलकर के हम एक प्रयास करेंगे कि उनको जो अभिप्रेत था, उन्होंने मुझे अंत में जो याद किया था, मुझे मालूम है कि क्यों याद किया होगा, जो अभिप्रेत था वो हम सब मिलकर के साथ में पूरा करने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ऐसी श्रद्धांजलि हम सब मिलकर के देंगे। पुनः एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धेय राम भाव को खूब खूब मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उनकी एक विशेषता रही है कि जो काम हाथ में लेते हैं, मैं बोला राम भाव 4-5-6 दिन में कैसे होगा, बोले आप अपना लेख भेज दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए मेरे पर। और अच्छे ढंग से कार्य संपन्न हो पाया, उसका मुझे बहुत आनंद है। पुनः एक बार उनका धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
स्वामी विवेकानंद की जय। इंदिरा कॉलेज के राजू भाई देसाई और आगे आएंगे राजू भाई। दोस्तों, मैं केवल संचालन ही करने वाला था, लेकिन चूंकि यादव जी की स्मृतियों के बारे में कार्यक्रम है तो मैं लंबा नहीं लेकिन 2 मिनट में अपनी भी स्मृतियाँ बताना चाहूँगा। मैं मुंबई में जब था तो काजूपाड़ा में जगरदेव यादव चाल है, मैं वहाँ रहता था। उस चाली में लाइट, पानी, संडास कुछ भी नहीं था। 77 के लोकसभा चुनाव में माननीय यादव जी और राममूर्त विश्वकर्मा जी, हरिश्याम बैठे हुए, इनके पिताजी घूमते घूमते मेरे रूम पर गए। मेरी पत्नी उन लोगों को चाय बना के स्टोव को ऊपर दे रही थी। विश्वकर्मा जी बोले, आपके घर में गैस नहीं है? बोले, गैस होता तो स्टोव पर क्यों बनाता? उसमें नवनीत भाई गांधी के पास ही केवल गैस की एजेंसी दहीसर में थी। बोले, नवनीत क्या से कल मैं सिलेंडर उठा के लाता हूँ, तुम्हारे घर में गैस लगाता हूँ। और दूसरे दिन विश्वकर्मा जी के सहायता से मेरे घर में गैस आ गया। और 1 महीने के बाद यादव जी ने इलेक्ट्रिक कनेक्शन दे करके पंखा लगवाया। लेकिन बोले, एरिया तुम्हारे रहने के लायक नहीं है। तो जगरदेव यादव चाल काजूपाड़ा से यादव जी मुझे यादव नगर, जहाँ पहले करुणा शंकर भाई रहते थे, वहाँ पर मुझे लेके आया और मैं यादव नगर में रहने लगा। इस तरह से मेरा प्रवास एक स्लम एरिया से शुरू होकर के अच्छी एरिया की तरफ बढ़ा। और यादव जी और विश्वकर्मा जी की दोस्ती ऐसी थी, यादव जी सोमवार का व्रत रहते थे और सोमवार का भोजन यादव जी और विश्वकर्मा जी शाम को साथ में करते थे। बाद में जेपी मिश्रा भी उसमें जुड़ गए और एक 3 लोगों का सोमवार का भोजन साथ में नीलकमल बिल्डिंग में होता है। बिटिया सरस्वती बैठ के हंस रही है क्योंकि वो उस समय भोजन कराती थी। बाद में यादव जी जब बिल्डिंग से बंगले में शिफ्ट हो गए और मैं भी अपने काम में थोड़ा व्यस्त हो गया, विश्वकर्मा जी भी व्यस्त हो गए, तो कभी 10 बज जाए, कभी 11 बज जाए और वो बेचारे उपास करके हम लोगों का इंतजार करते बैठते थे। तो विश्वकर्मा जी ने बोला, जब भी कभी समय होगा तभी जाएंगे, रोज भाई साहब को परेशान करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से हर सोमवार के भोजन में व्यवधान आया। तो एक बार विश्वकर्मा जी के वही समय याद करना पड़ेगा, क्योंकि यादव जी के साथ जब तक राममूर्त विश्वकर्मा का नाम नहीं लिया जाएगा अधूरा रहेगा। मेरे पास ऑफिस के नाते बैठने की जगह नहीं रहती थी। उनका यशवंतराव तावड़े पर RNC विश्वकर्मा स्टील का ऑफिस था। उनके ऑफिस में ही मैं 6 बजे से 8 बजे तक अपना ऑफिस के रूप में बैठता था और वर्षों तक बैठा। बाद में 78 में जब राम बाबू ने बीजेपी का कार्यालय विनायक बिल्डिंग में दहीसर स्टेशन के सामने लगाया तो मैं यहाँ पार्टी के पदाधिकारी के नाते बैठता था, फिर मेरे मिलने वाले आ जाते थे। लेकिन फिर पार्टी और व्यवसाय साथ में न जोड़ते हुए मैंने बोरीवली वेस्ट में एक छोटी सी जगह लेके वहाँ ऑफिस शुरू किया। इस तरह जयप्रकाश मिश्रा आज जो है उसमें रामबृज यादव, राममूर्त विश्वकर्मा और ऐसे अनेक दोस्त हैं। आज जो मेरा कार्टर नंबर साहब का ऑफिस है ना, उस ऑफिस को लेने में मराठी मध्ये सिंहाचा वाटा कौनाचा असे तो उस समय के विधायक हेमेंद्र भाई मेहता का रहा है, इसलिए मैं ऑफिस वाला बना हूँ। तो दोस्तों, समाज में काम करते समय आप समाज में सक्रिय रूप से काम करेंगे तो समाज आपको आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। ऐसे लोग अभी इस समय कितने हैं उसकी मुझे मालूम नहीं। मैं अपना ये 2 शब्द का मनोबल व्यक्त करने के बाद, जिनका नाम जनसेवक है, केवल जनसेवक नाम के नहीं है, जितना बड़ा नाम है उससे बड़ा भी काम है। किसी का झोपड़ा टूट जावे तो आदमी व्यथित हो जाता है, परेशान हो जाता है। चाहे झुग्गी झोपड़ी का झोपड़ा हो, चाहे बिल्डिंग वाले को महानगर पालिका खाली कराने की कोशिश करे, केवल बोरीवली, दहीसर, उत्तर मुंबई की बात हो या मुंबई के किसी कोने की बात हो, गरीब के लिए, पीड़ित के लिए, प्रताड़ित के लड़ने वाला अगर कोई अपना नेता है तो उसका नाम है गोपाल शक्ति। गोपाल शक्ति अब सब लोगों ने खबर पड़ा होगा, वेंडेसर बिल्डिंग तुलसीवाड़ी ताड़दो में है, 24-26 महले की बिल्डिंग है, लोग वहाँ रहते हैं। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं था, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, कभी 27 अगस्त जिस दिन बाबा गणपति बप्पा घर में आ रहे हैं उस दिन खाली करने का ऑर्डर दिया।
गोपाल शेट्टी उसके लिए लड़ बैठे और लड़ बैठे तो मंगल प्रभात गौड़ा जी, मुख्यमंत्री, म्युनिसिपल कमिश्नर, सब लोगों को ऐसा हिलाया और एक कमेटी बनाया, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट कमेटी, इसमें 4 वकील लोग हैं, उसमें मैं भी हूँ, 3 आर्किटेक्ट हैं, और सीएम, म्युनिसिपल कमिश्नर, चीफ इंजीनियर, अमुक तमुक कितने अधिकारी हैं। मैं तो पहली बार उनके साथ कई ऑफिसों में गया और जो मुद्दा उन्होंने प्रूव किया, यहाँ रोज कई लोग फोन करते हैं, इसमें सभी की जानकारी के लिए बोल दो, अरे मेरे बिल्डिंग का भी ओसी नहीं है, आप उस कमेटी में हो, बताओ कैसे होगा। मैं बोला मैं आपका ओसी नहीं दिलाने वाला हूँ, इसमें एक गूगल फार्म कमेटी ने किया, उस फार्म को भरो। मुंबई के सभी लोगों की समस्याएं सुनने के बाद कमेटी एक रिपोर्ट तैयार करेगी और सरकार से उस तरह का एमएनएसटी स्कीम लाने की कोशिश करेगी। और गोपाल भाई अभी पालक मंत्री आशीष शेलार के साथ जो मीटिंग किया, अरुण कुमार भाई माननीय अध्यक्ष जी आ गए हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत है। अरुण भाई के ऊपर आइए। तो एमएनएसटी स्कीम आएगा, एमएनएसटी स्कीम आने के बाद मुंबई में जो ऑक्यूपेशन सेट करीब 25,000 एक बार अरुण भाई का जोरदार ताली से स्वागत कर दीजिए। ये कॉलेज, ये स्कूल तो है ही, एक इंजीनियरिंग कॉलेज, पता नहीं कौन सा DA सूरज पार्क से इनका ही है, बड़े उद्योगपति हैं, लेकिन उतने ही संयमी और सज्जन हैं, और इसीलिए तो स्वामी विवेकानंद के अध्यक्ष हो। मेरे दोस्तों, मैं आपको बता रहा था बहुत जल्द ही मुंबई के 25,000 जो बिल्डिंग है जिनका ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है, गवर्नमेंट के एमएनएसटी स्कीम में ऐसे 25,000 के लगभग लोगों को ऑक्यूपेशन मिलेगा। गोपाल भाई ने इस ढंग का काम मुंबई के आम आदमी के लिए किया है, इसलिए एक बार गोपाल भाई का जोरदार ताली से स्वागत। मैं गोपाल भाई को बुलाने वाला था, लेकिन माननीय अरुण कुमार जी आ गए। अरुण कुमार भाई बोलेंगे ना, अरुण भाई को नहीं, ठीक है। मैं अभी गोपाल भाई को निवेदन करूंगा कि आए और अपना मनोगत रखें। जोरदार तालियों से गोपाल भाई का स्वागत है। स्वर्गीय रामप्रीत यादव जी के स्मरण समारोह के कार्यक्रम के अध्यक्ष सम्मान्य श्री मुछाला जी, हम सब के मार्गदर्शन करिए या तो जिनके नेतृत्व में हमने बहुत लंबे समय तक काम किया, ऐसे रामबाबू नाइक जी, मंच पर उपस्थित सभी प्रतिष्ठित मान्यवर, उपस्थित भाई और बहनों, यादव जी के बारे में कुछ बातें और अपनी यादें निश्चित मैं यहाँ पर रखने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं जो हमने सुना है, सीखा है, कुछ लोगों के बारे में कहते हैं कि बॉर्न लीडर, ये पैदाशी नेता है। मुझे लगता है कि ये शब्द यादव जी के लिए बहुत ही सटीक, निश्चित मैं यहाँ पर रखने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं जो हमने सुना है, सीखा है, कुछ लोगों के बारे में कहते हैं कि बॉर्न लीडर, ये पैदाशी नेता है। मुझे लगता है कि ये शब्द यादव जी के लिए बहुत ही सटीक। यादव जी जिस विपरीत परिस्थिति में दहिसर में उन्होंने काम का प्रारंभ किया, उन दिनों की भारतीय जनता पार्टी या तो जनसंघ और उनके साथ में काम करने वाले उन दिनों के नेताओं में जिनका मैं नाम लूँ तो यादव जी और उन नेताओं का तुलना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं यादव जी को बॉर्न लीडर क्यों कहता हूँ। आप करुणाशंकर ओझा जी को लीजिए, आप जयप्रकाश मिश्रा जी को लीजिए, हेमेंद्र भाई उन दिनों में थे, रोहिदास मात्रे दहिसर पश्चिम में थे,
नेमजी भाई गंगर हो, विश्वकर्मा जी हो, ऐसे अनगिनत नाम मैं ले सकता हूँ जो एक तुलनात्मक नेता के रूप में आज भी माने जाते हैं और उन दिनों में तो थे ही। लेकिन इन सब लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार का राजनीतिक पद उनके पास न होते हुए भी पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक दबदबा बनाए रखना, लीडरशिप क्रिएट करना। और यादव जी को मैं जब से देखा तब से लेकर उनके अंतिम सांस तक यादव जी को किसी ने आदेश दिया और उसका पालन उन्होंने किया, ऐसा मैंने कभी भी देखा नहीं। लेकिन यादव जी ने आदेश दिया और उसका पालन सभी लोगों ने किया। इस प्रकार का एक नहीं तो अनेक उदाहरण हम सबके सामने हैं। मैं अगर अपने बारे में कहूं तो मैं जब 1982 में पार्टी में काम करना प्रारंभ किया, मैं हमेशा कह चुका हूं, फिर एक बार कहने की आज आवश्यकता पड़ती है। रामबाबू नाइक जिन्होंने मुझे स्टार्टिंग पॉइंट दिया, ऐसा कहूंगा तो कोई गलत नहीं होगा। मैं जिस बस्ती के लिए जूझता था, जिस बस्ती के विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पे उन दिनों में गया था, उसमें पहला काम शौचालय निर्माण का रामबाबू के माध्यम से शुरू हुआ। और फिर उस बस्ती का दूसरा कोई काम अगर हुआ होगा तो उस पूरे बस्ती को विद्युतीकरण करने का काम यादव जी के माध्यम से हुआ। और मुझे यादव जी के उन दिनों का छवि, उनका जो बॉडी लाइन, उनका जो आना जाना, बातचीत करना, मैं कहूँगा कि लीडर से भी बढ़कर था वो। और उन दिनों का आज जो रिलायंस के नाम से जाना जाता है, उन दिनों में BSS के नाम पे था। आज कोई चुना हुआ जनप्रतिनिधि भी अगर रिलायंस के ऑफिस में जाता है तो उसका जितना प्रभाव बढ़ता होगा, उससे ज्यादा प्रभाव उन दिनों में किसी भी प्रकार का पद न होते हुए यादव जी का पड़ता था। यानी यादव जी कोई काम को लेकर गए और उसमें नहीं होना, ये तो कभी संभव ही नहीं। इन सभी कामों के पीछे एक बात को मैं, बहुत लंबा भाषण होने के बाद में शायद कभी उसकी गरिमा, उसकी ग्रेविटी को मैं पहचान नहीं कर पाऊंगा। राम नाईक जी और यादव जी एक सिक्के तो पहलू थे, ये भी मैं शुरुआत में कहना चाहता हूं। क्योंकि यादव जी जो भी करते थे, यादव जी जहां पर भी जाते थे तो इनके पीछे मुकुट के रूप में राम नाईक जी है, ऐसा पूरा पुलिस स्टेशन हो, सरकारी दरबार हो, या तो फिर जनता में भी एक छाप सा बैठ गया था कि भाई यादव जी आगे यानी रामबाबू आगे, ऐसा एक समीकरण बन गया था। और ये समीकरण का बहुत सारे ऐसे समीकरण हम सबके जीवन में बनता है, लेकिन ऐसे सारे समीकरणों में भरत कभी कभी नुकसान भी होता है। लेकिन ये समीकरण में जनता का और पार्टी का कभी भी नुकसान नहीं हुआ, फायदा 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 ही होते गया। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जिस रूप में आज हम देखते हैं, उसमें यादव जी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे मैंने कहा कि रामबाबू ने हमारे बस्ती का शौचालय का प्रॉब्लम सॉल्व करके काम का प्रारंभ किया, यादव जी ने विद्युतीकरण किया। 1987 में भाई विकल जी, भीमनगर को आग लग गई। मैं इस बात का यहाँ पर इसलिए भी उल्लेख करूंगा कि आज भगवान ने हम सब लोगों को इतना सक्षम करने के बाद में उन दिनों का नेतृत्व, उन दिनों का नेता का जो सोच, और आज हम सब लोग इतना सक्षम होने के बाद में आज हम लोग क्या करते हैं, इसका जो लेखा जोखा करेंगे तो आने वाले दिनों में हमको अपने काम में सुधारने का एक बहुत बड़ा स्कोप है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो जो भीमनगर में आग लगी थी, 100 से ज़्यादा घर थे। रामबाबू, रामब्रिज यादव जी, जयप्रकाश मिश्रा जी, हेमेंद्र भाई मेहता जी, करुणाशंकर ओझा जी, इन सारे लोगों के प्रयत्नों से, और भी कुछ नाम हो सकते हैं उसमें, पूरे बस्ती को फिर एक बार खड़ा करने का काम हम लोगों ने उस समय पे किया था। यानी पूरा घर बांधने से लेकर उस घर में उन दिनों की परिस्थिति के अनुसार लगने वाले सारे सामान बर्तन के साथ में देकर कार्यक्रम करने का काम उन दिनों में हुआ था। और इसलिए
मेरे जैसे कार्यकर्ता को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उन दिनों में उपलब्ध हुआ और फिर मैं ऐसा मानता हूँ कि आज तक मैं जो यहाँ तक पहुँचा हूँ उसमें इन सारी बातों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। यादव जी, चाहे फिर स्वामी विवेकानंद स्कूल हो, बाटला देवी मंदिर में उनको काम करने का मौका मिला हो, जो छत्रपति शिवाजी महाराज उद्यान का उल्लेख मनीषा ताई ने किया उसमें वो जुड़ गए अपने आप में। और फिर मेरे जैसा व्यक्ति मैं कभी कभी नहीं भी सुनता हूँ, मुझे जो लगेगा वही मैं करता हूँ, ये आप सबको मालूम है। लेकिन यादव जी ने छत्रपति शिवाजी क्रीड़ांगन का जो 2 रुपया लेने का पैसे जिमखाना और वीर सावरकर में जो नियम के अनुसार हम लोग ने प्रारंभ किया था, वो यादव जी ने मुझे वहां पर होने नहीं दिया, बोला नहीं यहाँ पर नहीं होगा। और उसका पीछे का सबसे बड़ा कारण कि वो उद्घाटन होने के तुरंत कुछ महीनों के बाद में लोकसभा का चुनाव आ रहा था, यानी रामबाबू को जरा भी गोपाल शेट्टी के निर्णय का असर होना नहीं चाहिए। दुनिया सारी एक बाजू हो जाए लेकिन रामबाबू को जरा भी नुकसान नहीं होना चाहिए, ये यादव जी का हमेशा प्रायोरिटी रहा है। कुछ भी हो जाए रामबाबू के लिए यादव जी अपने घर परिवार के लोगों के साथ में, और मैं गलती से भी ये कहने का प्रयास करूंगा कि पूरे भारतीय जनता पार्टी के साथ में भी एक बार अगर लड़ने की नौबत आ जाए तो फिर यादव जी हमेशा उसको स्वीकारेंगे, लेकिन रामबाबू को जरा भी नुकसान नहीं होना चाहिए। ये उनका एक सोच था। ये सोच सिर्फ रामबाबू को अच्छा लगने के लिए या तो रामबाबू को बड़ा करने के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि यादव जी की ये सोच की वजह से उत्तर मुंबई आज जो जितनी मजबूत हुई है वो यादव जी का उसमें बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। और इसलिए यादव जी जहाँ पर भी गए, जो भी किया, तो उनके अपने विचार के मुताबिक ही उस निर्णय को पूरा करते हुए उन्होंने काम किया। और फिर एक स्वभाव बन गया था बाद में, तो देखते देखते बहुत लंबे समय में यादव जी ने कुछ बोला था, फिर उसके बाद में फिर जयप्रकाश मिश्रा जी का हो, करुणाशंकर जी का हो, किसी का भी, गोपाल शेट्टी तक किसी का भी उसमें कुछ फेरबदल करने का कुछ कभी कभी हम लोगों ने कभी सोचा नहीं। यादव जी ने कह दिया नहीं करना, इसमें कुछ इफ एंड बट होता ही नहीं है। और ये पूरा जीवन भर यादव जी ने किया। और करुणाशंकर जी ने एक बात को यहाँ पर जिक्र किया कि अंतिम क्षण में उन्होंने उनको याद किया, यानी उनको जो यादव जी को सभी लोग अच्छे लगते थे, इसलिए तो किसी भी प्रकार का पद न होते हुए इतने बड़े दहीसर को अपने हाथ में रखना। और सिर्फ आप सबके जानकारी के लिए, जो नए लोग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को उन्होंने हाथ में नहीं रखा, तो अन्य पार्टी के लोग भी उतना ही यादव जी का सम्मान करते थे। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। यानी शिवसेना जैसे धुरंधर पार्टी, वो शिवसेना के सारे नेता भी यादव जी ने बुलाया, यानी खड़ा आ ही जाना, टाइम नहीं है, कल आऊँगा परसों आऊँगा, ये नहीं, यादव जी ने बुलाया यानी यादव जी के पास आ ही जाना। ये यादव जी ने बहुत बड़ा, मैं मानता हूँ कि कार्यकर्ताओं को आने वाले दिनों में एग्जाम्पल अगर देना होगा तो यादव जी का हमको देना पड़ेगा। इस प्रकार का यादव जी ने अपने पूरे जीवन भर में काम किया। और फिर मैं रामबाबू उस दिन यादव जी से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो गया। जो पुस्तक वितरण का कार्यक्रम अनेक सालों से वो करते थे, मैं पहले दिन से लेकर पूरे सभी कार्यक्रमों में मैं आया था। इस साल का जब कार्यक्रम का उन्होंने तारीख तय किया कि इतवार को करना है, और मुझे उन्होंने फ़ोन किया कि गोपाल जी इतवार का कार्यक्रम तय हुआ है, और मेरा कार्यक्रम पूरा फिक्स हुआ, तो मैं उसमें समय निकाल ही नहीं पा रहा था। मैंने यादव जी को कहा, यादव जी इस बार तो मैं नहीं आ पाऊँगा, ये एक कार्यक्रम है। तो दूसरा कोई व्यक्ति होता तो छोड़ देता था, क्योंकि बाकी इतने सारे लोग हैं। यादव जी ने फिर मुझे फ़ोन करके कहा कि मैं शनिवार को अगर कार्यक्रम रखूँगा तो आओगे क्या? तो बहुत बड़ी बात हो गई। यानी यादव जी मुझे कितना दिल से कार्यक्रम में जोड़ना चाहते थे वो मुझे पता चला। फिर मैंने कहा कि यादव जी मैं शनिवार को जरूर आऊँगा, और फिर ये लास्ट कार्यक्रम भी मैं अटेंड कर पाया। यादव जी के सोच या तो उनका जो एक काम करने का तरीका है उसके माध्यम से, तो ठीक है ना, अभी माजी सांसद हो गया है, बहुत सारे MLA है, इतने सारे नेता है, नहीं आएगा तो क्या फर्क पड़ता है, मतलब कोई कारण से नहीं आएगा तो नहीं, कभी छोड़ देना पड़ता है ना हम लोगों को भी कार्यक्रम। लेकिन यादव जी ने पूरे कार्यक्रम को शनिवार को रखकर उस कार्यक्रम में भी मुझे जोड़ने का प्रयास किया। और फिर मेरे जैसे व्यक्ति को भी कभी कभी लगता था कि नहीं, यादव जी रामबाबू को ही बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, हम लोग को थोड़ा कम करते हैं। तो मुझे वो दिन लगा कि नहीं, यादव जी
गोपाल शेट्टी को भी रामबाबू उतना ही प्रेम करते थे। हाँ, यानी पूरा कार्यक्रम उन्होंने शनिवार का कैंसिल करके शनिवार को रखा। मैं मानता हूँ कि यादव जी ने किए हुए कामों का अनुकरण हम सब लोगों ने मिलकर करना चाहिए। मैं इस बात के बारे में बहुत लंबा भाषण कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा। यादव जी एक ऐसे व्यक्ति है जिनके पास भारतीय जनता पार्टी में कभी पद के लिए तो उन्होंने कभी कहा ही नहीं, तो यादव जी कहे और यादव जी को तो कोई भी पद ऑटोमेटिकली मिल सकता है। लेकिन यादव जी ने देखो, एक नेता का जो सोच बताओ कैसा होता है। उनको यादव समाज में मुंबई का भी नेता बनने का एक बार समय मिल गया, जो पीरियड था उसमें काम कर दिया, छोड़ दिया। बाद में फिर कोई दूसरे बनते तो उसमें दखल अंदाजी नहीं करते, कभी भी कुछ नहीं। यादव जी का एक पूरा अपना दुनिया पूरे दहिसर में था, ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। पूरे दहिसर में उनका एक पूरा दुनिया था, और फिर दहिसर के लिए कुछ भी करना हो तो यादव जी तत्पर खड़े होकर करते थे। यादव जी ने जिस क्षेत्र में भी काम किया अपना नाम बनाया, अपना एक विश्वास उन्होंने निर्माण किया लोगों के मन में। ये मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यादव जी के किए हुए काम को, उनके जो काम करने का तरीका था, उनको जो जोड़ने का था, रामबाबू बाकी तो सारी बातें बताएंगे। मैं मानता हूँ कि पूरे मुंबई शहर में या तो फिर महाराष्ट्र में रामबाबू उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। मैंने परसों भी कहा था कि महाराष्ट्र सरकार में यादव समाज को ओबीसी के लिस्ट में डालने का चातुर्य कहो या तो जो प्रभाव के माध्यम से रामबाबू ने करवाया हो तो उनका है वो। लेकिन यादव जी ने इस विषय को रामबाबू के पास लेके जाना, और फिर रामबाबू ने भी जीवन में एक तय किया होगा उन्होंने कि यादव जी ने जो भी काम लाया हो कितना भी कठिन से कठिन भी होगा तो उसको करना ही है। इसलिए इतना बड़ा काम ये हुआ, और उसके बाद में तो पार्टी बहुत बड़ी हो गई, बहुत बड़े बड़े पार्टी में लोग जुड़ गए, बहुत सारा हो गया। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि उन दिनों में जो नेतृत्व गुण था, जो सीखने के लिए हमको मिला, मेरे जैसे व्यक्ति को, मैं मिश्रा जी ने एक दो बातें मेरे बारे में बताई तो मैं भी मिश्रा जी के बारे में जरूर बताऊंगा, क्योंकि इससे कार्यकर्ताओं को लाभ होगा आने वाले दिनों में। हेमेंद्र भाई और अमरकांत झा जी को जब एक दरारा जिस डीसीपी का निर्माण हुआ था, संजीव दयाल के नाम से, मुजारा साहब को तो मालूम है, पूरा मुंबई शहर कांपता था। और जब उनको पकड़कर जेल में डाल दिया उन्होंने, और उसके बारे में रामबाबू का भी एक अपना तरीका था काम करने का। रामबाबू तो मुंबई के गैंगवारों के सामने, आपके जानकार सबके जानकार, उनके सामने वो लड़े। लेकिन संजीव दयाल के नाम से पूरा लोग कांपते थे। उस संजीव दयाल जी के विरोध में रामबाबू ने एक सभा का आयोजन किया था, और उस सभा में मैं, शुरुआत के मेरे दिन थे, मैं उसमें जुड़ गया। और जयप्रकाश जी तो एकदम तेज तर्रार थे उन दिनों में, और जयप्रकाश जी का वो भाषण संजीव दयाल जी के बारे में, जिनके नाम से इतने लोग कांपते थे, उनके बारे में इतना खुलकर भाषण करना, ये भाषण से मैं प्रभावित होकर मैंने अपने काम को और आगे, मतलब मैं एकदम फिदा हो गया। फिदा यानी थोड़े हंसी के मोड़ में कहो तो कोई लड़का लड़की के ऊपर, या तो कोई लड़की लड़का के ऊपर फिदा होकर पूरा घर परिवार सब छोड़कर उस काम में लग जाते हैं। वैसे मैं इन लोगों के काम के ऊपर फिदा होकर बहुत खुलकर मैं काम करने लगा। और ये मेरा भाग्य, मैं मानता हूँ कि उन दिनों में हमको ऐसे नेता भी मिले जिनसे बहुत कुछ हमको सीखने के लिए मिला। तो ये परंपरा को हम आने वाले दिनों में कायम रखेंगे। मिश्रा जी ने कुछ बातों को छेड़ ही दिया है, तो मैं बहुत ही नज़दीक शुक्ला कंपाउंड का विषय बताकर अपने बात को पूरा करूँगा। क्योंकि मैं ये सब जो सीखा, काम को कैसे पकड़ना, कितना परफेक्टनेस से करना, लकीली आज विशाखा भी यहाँ पर आई है। मैं रामबाबू के दफ्तर में जब जाता था तो मेरे काम को लेकर मैं 4-4 घंटे वहाँ पर बैठता था, और फिर सब काम का मुझे वहाँ से सीखने के लिए मिला। और रामबाबू डिक्टेशन देते थे, विशाखा टाइप करके लाती थी, फिर रामबाबू उसको पढ़ते थे। रामबाबू उसमें फुल स्टॉप और कॉमा भी करेक्शन करके दे देते। रामबाबू ने एक दिन मेरा और योगेश सागर जी का पत्र जमा करके रखा था उन्होंने, और एक दिन उन्होंने सब चिट्ठा खोल दिया हम लोगों के सामने, तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग क्या लिखते हो, कुछ पता चलता है क्या। एक लेटर में 20 गलतियाँ उन्होंने बताई हमको। मैं तो बोला, अरे बाबा तो लफड़ा है बहुत बड़ा। और ऐसे परफेक्टनेस से काम करते करते उनको देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर देखा
आज ये कार्यक्रम तो यादव जी का है, लेकिन यादव जी और रामबाबू का जो समीकरण विशाखा को भी पता नहीं होगा, तो मैं इतने अपना आप को झोंक देता हूँ, कष्ट करता हूँ, परिश्रम करता हूँ, तो उसके पीछे का एक कारण रामबाबू का मुझे बहुत मेरे जीवन में छू गया। रामबाबू के दफ्तर में मैं 8 बजे गया था, 1 बजे तक बैठा, और रामबाबू का मंत्रालय में मीटिंग था। रामबाबू का ऑफिस और घर, जो जिन्हें लोगों को पता है, इधर ऑफिस और इधर घर होते हुए भी रामबाबू अंदर जाकर भोजन न करते हुए रामबाबू ने टिफिन लिया और 1732 नंबर का गाड़ी में बैठकर रामबाबू ने भोजन करते हुए मैंने देखा। और ये मैंने सिर्फ देखा ही नहीं, तो इसको मैंने अंगीकार कर लिया कि एक व्यक्ति कमिटमेंट के लिए क्या कर सकता है, ये देखकर। और मुझे लगा कि काम कोई पकड़ा तो फिर उसको टाइम पर करना, समय पर करना, ये सब जो सीखा तो मैंने इन नेताओं से सीखा। जयप्रकाश मिश्रा जी, आपको जोड़ूंगा मैं शुक्ला कंपाउंड के बारे में। शुक्ला कंपाउंड एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, 45 साल से लोग उधर बसे हुए हैं। मुझे लगता है कि उसको भी शायद रामबाबू के ज़माने में लाइट पानी का कनेक्शन मिला होगा। अब ये ज़मीन एक बिल्डर, पार्ला के बिल्डर ने ले लिया। अब इन दिनों में एक मॉडर्स अप्रेंटिस शुरू हुआ है, उसके पर भी मेरा शायद वो काम हो गया, तो फिर मैं इसके आगे कोई काम लेना है नहीं लेना उतना ही करूँगा। आज भी महानगर पालिका का जो 1962 का डेटम लाइन है, किसी को भी नोटिस देते हैं 1962 का डेटम लाइन नहीं है, फिर वो कोर्ट में भी जाकर आप टिकते नहीं हो, उसको मैंने अभी लिया है हाथ में। मैं बहुत ही जल्दी उसको भी अंजाम तक पहुंचाऊंगा। मुंबई शहर में 2011 ये तारीख मानी जाएगी, 1962 नहीं माना जाएगा, ये मैं करूंगा। और ये शुक्ला कंपाउंड में भी ऐसा ही हुआ। शुक्ला कंपाउंड को हाईकोर्ट से ऑर्डर आ गया, हाईकोर्ट ने उन दोनों में भी कहा था कि जो भी प्रोसीजर है वो पूरा करो। महानगर पालिका के लोगों ने प्रोसीजर पूरा नहीं किया, फिर बिल्डर ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया। अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जयप्रकाश जी, कोर्ट ने यही बोला कि जो पहले के आदेश थे उसको पालन करो, लिखित है ये, पहले का जो ऑर्डर है उसका पालन करो। और ये महापालिका के लोगों ने बिल्डर के साथ में मिलकर गलत ढंग से परसों तोड़ा। मैं मनीषा राय को फिर एक बार याद करना चाहूँगा। आज आशीष शेलार जी के नेतृत्व में बोरली के उसमें एक मीटिंग हुआ। आज जितने भी मीटिंग मुंबई शहर के हुए उसमें दहीसर में से मनीषा राय ने पूरा सब कर लिया। इसलिए आज जो कोलीवाड़ा का सीमांकन हो या तो फिर संभाजी नगर को टूटने से बचाने के लिए उन्होंने SRA में उसको कन्वर्ट कर दिया, तो उधर 1962 का कानून लगता नहीं, तो उसके वजह से वो बच गया। तो ये शुक्ला कंपाउंड आज हम लोग जब मीटिंग कर रहे थे, देखो सिस्टम में लीकेज है। ऑफिसरों को पता चला कि गोपाल शेट्टी आशीष शेलार जी के सामने मुद्दा उठाएंगे, तो उस बिल्डर को पार्ला फ़ोन किया, वो पार्ला का बिल्डर ने मुझे फ़ोन किया और मेरे से बात किया। और मैंने अपने जीवन में तय किया, मैं लड़ाई बहुत लड़ता हूँ, लेकिन 99% लड़ता हूँ, 1% कॉम्प्रोमाइज़ के लिए जगह रखता हूँ। मैंने सोचा कि उसका फ़ोन आया और मैं उस मुद्दे को आज उठाया नहीं, लेकिन मैं आज आप लोगों को यहाँ पर कहता हूँ कि पार्टी के सारे लोग अगर जुट जाएंगे तो शुक्ला कंपाउंड में हाई कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद भी हम उसको टूटने से बचा सकते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि यादव जी के आज ये स्मरण समारोह में इस प्रकार के कामों को आने वाले दिनों में अंजाम तक पहुंचाने का काम अगर हम सब लोग मिलकर करते हैं, तो मैं मानता हूं कि यादव जी को बहुत लंबे समय तक मैं श्रद्धांजलि अर्पित नहीं करूंगा, क्योंकि फॉर्मेलिटी के साथ परसों हमने किया था। मैं इतना जरूर कहूँगा कि यादव जी ने जिस तरफ से पार्टी और समाज के लिए काम किया, अपने बचे हुए जीवन में हम सब लोग मिलकर आने वाले दिनों में उसको भी परिपूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। ये हम करेंगे तो यादव जी को तो हम स्मरण में रखेंगे, लेकिन यादव जी के स्मरण के माध्यम से हम बहुत सारे लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इतना ही मुझे आज के अवसर पर कहना है। मुझे रामबाबू ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, ये भी मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि एक बात पेरावाई होने के बाद में तो पूरा हो जाता है, लेकिन रामबाबू ने पूरे यादव जी के जीवनावली पर एक पुस्तिका को अंकित करते हुए उसको लोगों तक पहुंचाने का जो काम किया, इसलिए भी मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार के ओर से रामबाबू को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। विशाखा को भी विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा। ब्रेन रामबाबू का होगा तब हार्ड वर्क सब विशाखा का हुआ होगा, इसलिए विशाखा को मैं धन्यवाद देता हूँ। आइए हम लोग फिर एक बार संकल्प करें कि यादव जी ने जिस प्रकार का जीवन जिया, कुछ भी न होते हुए बहुत कुछ किया, पद न होते हुए भी
पदाधिकारियों को भी अपने सामने बौना साबित करने का काम जिस प्रकार से, जिस तरीके से यादव जी ने किया है, उसका अनुकरण हम सब लोग मिलकर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत धन्यवाद उसके संस्थापक और यादव जी के परम मित्रों में उनके कैसे मित्र थे रोहिदास पाटिल जी उपस्थित हैं। हम उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। सभी ने कहा कि राम भाव की वजह से कार्यक्रम हुआ। ये बात है कि राम भाव जैसे जो काम हाथ में लेते हैं तो खत्म होने तक रोज का रोज उसका हिसाब लेते हैं, कैसे कहाँ कहाँ कितनी प्रगति हुई है। राम भाव से सीखना है तो काम कैसे करना, कैसे उसका पीछा करना, कैसे उसका आकलन करना, कैसे उसकी व्यवस्था करना, ये राम भाव से सीखना पड़ेगा। और बहुत हद तक यादव जी ने भी राम भाव से वो सब सीखा और उन्हीं गुणों का अनुकरण किया। यादव जी की 13वीं हो गई, लेकिन आज 13 सितंबर को यादव जी को इसलिए याद किया जा रहा है कि हम जो सभी यहाँ पर उनके चाहने वाले हैं, उनके जैसे ही भले ही बहुत पढ़ाई लिखाई नहीं किया, लेकिन आम आदमी के काम हम कैसे आगा सकते हैं, आम आदमी की हम मदद कैसे कर सकते हैं, किसी दीन दुखी की सेवा कैसे कर सकते हैं, किसी काम को कैसे करना है इसकी योजना कैसे बना सकते हैं, इन सब बातों को अगर हम यादव जी के गुणों को अपने जीवन में अंगीकार करेंगे, इसके लिए राम भाव ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। राम भाव के बोलूं में तो यानी होगा सूरज के सामने दिया दिखाना। मैं एक बार आप सभी लोग जोरदार तालियों से माननीय राम भाव का उनका मनोबल करने के लिए उनको आमंत्रित करता हूँ। माननीय राम भाव। मेरे पहले जो सभी मान्यवर बोले उनको एक बात का मौका नहीं मिला, लेकिन मुझे वो बात का मौका मिल रहा है, क्योंकि इस सभा के अध्यक्ष आदरणीय अरुण कुमार मुचाले जी आए हैं। मैं आप सबके ओर से उनका स्वागत करता हूँ। व्यासपीठ पर बैठे हुए सभी मान्यवर, स्वर्गीय रामबली यादव जी के सर्व परिजन, बड़ी संख्या में आए हुए भाई और बहनों, साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से प्रतिनिधि के तौर पर माननीय भालचंद्र भांगे जी आए हैं। सभी का मैं स्वागत करता हूँ। अब 50 साल हो गए जब रामबली यादव जी का और मेरा परिचय हुआ, और उनसे जो आदर, स्नेह और सहयोग मिला, तो मुझे लगता है कि एक ज़माने में राम लक्ष्मण की जोड़ी ऐसा कहा जाता था। एक राम इसमें है, राम और रामबली की जोड़ी इस प्रकार का एक स्वाभाविक चित्र केवल दहिसर में नहीं, तो ये कैसा होता है, आप लोग कैसे काम करते हैं, ऐसे पूछने वाले सब लोग होते हैं। तो ऐसे रामबली यादव जी को मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। आज क्या बोलना हो मैंने लिख के लाया है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बोलते बोलते और भी कहा जा रहा होता है, लेकिन मैं शब्द ढूंढ रहा हूँ कि यादव जी के बारे में आपको भी किस प्रकार से मैं बताऊँ, और मेरे जीवन पर भी किस प्रकार का उसका असर हुआ है, और यहाँ के समाज पर भी, और इस भूमिका में कुछ बातें
मैं कहना चाहूँगा। यादव जी को मैंने कुछ काम बताया और वो काम कभी पूरा नहीं हुआ। ऐसे 50 साल में एक भी बात ऐसी आई नहीं जो मैंने बताया वो उन्होंने किया। और यादव जी का और मेरा परिचय कैसा, 1960 में मैं गोरेगांव में रहने के लिए आया। उसके पहले कहीं गेस्ट करके ठाकुरद्वार में रहता था और मुझे बताया गया कि भाई आप गोरेगांव में जनसंघ के काम में लगो। तो उस समय पर बांद्रा से दहीसर इतना मुंबई का उपनगर क्षेत्र था और फिर उस बैठक में हर एक उपनगर से पूर्व और पश्चिम ऐसे मिल के जाते हैं तो लगभग 30-40 लोग उस बैठक में होते थे। इस प्रकार का वो वातावरण था और ये जो पहचान हुई वो खाली रामवीर यादव नाम इसकी पहचान। रामवीर यादव जी से मेरा असली पहचान असला परिचय जब 1978 में मुझे यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए बताया गया तो उस समय पर दहीसर तो था लेकिन रहने के लिए कहाँ जाना है उपनगरों में तो बोरीवली आखिर का स्थान है ऐसा लोग मानते थे। और यहाँ रहने वाले आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं है, यहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं है, पानी नहीं मिलता है, ये करके इस प्रकार का। और ऐसे में अपने साथ काम करने के लिए और लोग जोड़ना, उसका नाम कुछ लोगों ने बताया लेकिन फिर मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ कि करुणाशंकर ओझा, ये राममूर्त विश्वकर्मा, कोईदास पाटिल अभी आए हैं। कोईदास पटेल और बाबूजी ये एक जगह पर नौकरी करते थे और नौकरी में उनका परिचय होकर रामवीर यादव जी ने यहाँ इतनी सुंदर बिल्डिंग बनवाकर हवाई तौर पर सब लोगों को सहयोग लेकर और वैसे ही रोहिदास पाटिल ने वहाँ जो कॉलेज है वह कॉलेज उठाने का काम उन्होंने किया। ऐसे रोहिदास पाटिल भी अभी आए हैं। और मैंने चुनाव की बात की, चुनाव में भी ऐसा था, बोरीवली में अपना कुछ काम था, थोड़ा संघ का भी काम वहाँ था। संघ का काम वहाँ था, उसका एक उदाहरण आपको दे देता हूँ। 1957 में मुंबई में महाराष्ट्र में राजनीतिक काम करने के लिए आंदोलन चला था संयुक्त महाराष्ट्र समिति का, और संयुक्त महाराष्ट्र समिति में मुंबई रहनी चाहिए वगैरह वगैरह। और उन दिनों में संयुक्त महाराष्ट्र समिति के द्वारा चुनाव लड़ना ऐसा तय हो गया। 1957 की बात मैं कर रहा हूँ। उस समय पर जनसंघ था लेकिन जनसंघ को बाकी के दल वाले जो लोग हैं, क्योंकि कांग्रेस डांगे है, जोशी है, अलग अलग महाराष्ट्र के अलग विभिन्न पक्षों के बड़े बड़े लोग थे। और हमारे संगठन मंत्री उस समय पर जो थे मधुकर राव महाजन करके, वो संगठन मंत्री तो आपका काम मुंबई में कुछ नहीं है और इसलिए आप मुंबई में चुनाव लड़ने की बात मत करो। तो होता हुआ फिर मधुकर राव महाजन ने हमारा काम कैसा है, क्या है, इसका लाभ कैसा होगा वगैरह वगैरह बात होने के बाद फिर 5 सीट अपने को लड़ने के लिए मिली आखिर। तो उसमें 5 सीट में 2 सीट हमने जीते, एक जीत
था डॉक्टर करोड़े बोरीवली से और दूसरे प्राध्यापक कानिटकर जी गोरेगांव से। यानी 2 सीट पहले जीतने वाले हैं। और आज लोग जो भारतीय जनता पार्टी का विचार करते हैं तो कोई सब मिलकर विरोध करने का विचार करते हैं, तो कोई ऐसे सोचता है कि भाई हम उनके साथ जाए तो हमारा भी लाभ होगा। वो राजनीति की बात अभी करने का सवाल नहीं है, लेकिन मैंने ये इसलिए बताया कि यह जो काम खड़ा हुआ है और दहिसर ये आखिर का गांव सबर, ऐसा कहते कहते आज दहिसर का जो स्थिति है, बोरीवली की जो स्थिति है, उत्तर मुंबई की जो स्थिति है, वो महाराष्ट्र के राज्य में एक विशेष स्थिति है। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि इसका उल्लेख मैंने करना चाहिए। ये कहा जाता है ना कि गोवर्धन उठाया, वैसे उन दिनों में किसी कार्यकर्ता को बताया कि भाई तुमको ये करना है तो करता ही रहेगा और करने के बाद बताने के लिए आएगा। कोई कठिनाई आई तो वो भी बताने के लिए आएगा। तो दहिसर में एक काम करना कि मैं संगठन मंत्री था उस समय पर, और उन दिनों में संगठन मंत्री चुनाव नहीं लड़ते थे, सब अपना पार्टी का नियम था। लेकिन जनता पार्टी में हम गए थे और जनता पार्टी से झगड़ा वहाँ चल रहा था, तो उसके कारण मेरा नाम विधानसभा के लिए यहाँ से आया और जिसको बाकी के लोग कहते थे, और इसलिए उन्होंने बोरीवली दहिसर हमको लड़ने के लिए दिया। तो फिर जिस प्रकार से काम यहाँ पर हो गया, तो बोरीवली दहिसर मिलकर सारे मुंबई में सबसे ज़्यादा मतदान संख्या में कहाँ हुआ होगा तो बोरीवली और दहिसर में हुआ था। ये मुंबई में अपने कार्य का प्रारंभ होने का एक बात है और इसलिए मैंने ये बात कही। अब यादव जी ने क्या क्या काम किए उसका कुछ बातें सामने आई, शायद उसमें मुझे कुछ लगा रिपीट करना चाहिए तो मैं करूँगा भी। लेकिन यादव जी की विशेषता और कैसा दुर्भाग्य कहना है तो दुर्भाग्य, यादव जी का जन्म होने के बाद 3-4 महीने में ही उनके माँ का निधन और वो उत्तर प्रदेश के एक देहात में, तो आप सोच सकेंगे। और फिर उनको रामरी जी को शिक्षा भी बराबर नहीं मिल रही है। उनके पिताजी ने दूसरी शादी की, ये बात पर्सनल है, लेकिन ऐसे समय पर वातावरण क्या होता है और बच्चों के लिए क्या होता होगा उसका विचार करने की ऐसी भयंकर कठिनाइयों में भी फिर यादव जी 8वीं तक पहुंच गए। 8वीं भी वो पास कर नहीं पाए और ऐसा आदमी इतने बड़े बिल्डिंग और इतना सुंदर शिक्षा देने का सब लोग यहाँ के हैं उसमें लीड करता है, ये बहुत बड़ी विशेषता है। और ये विशेषता में और एक बात है कि हम हर एक के मैं नहीं लेता हूँ तो समय ज़्यादा जाएगा, इसलिए ये जो स्कूल बना वह तो अपने क्या नाम पोपट भाई ना, पोपट भाई ने अपना गैरेज और गोडाउन जैसा जगह दिया और उसमें से ये हुआ है। जो एक आमदार चुनकर आता है या कोई भी व्यक्ति चुनकर आता है तो लोगों की उनसे कुछ अपेक्षा होती है, स्वाभाविक है। और मतदाताओं की अपेक्षा तो है, कार्यकर्ताओं को भी लगता है कि अपने यहाँ कुछ होना चाहिए, अपने यहाँ कुछ होना चाहिए। तो उन दिनों में ये स्कूल ऐसे गोडाउन में जैसे प्रारंभ हुआ तो फिर मुझे बताया गया कि अभी आप एमएलए हो गए हैं, विधायक हो गए हैं
तो आप ज़मीन मिला के दे दो हमको। तो हम भी अपने ढंग से काम करते करते मुख्यमंत्री को मिले, वहाँ जो उस विभाग के मंत्री थे उनको भी मिले, और फिर यह जगह के बारे में चर्चा हुई। तो यहाँ से रेल एकदम नज़दीक है, तो ये वो जगह कैसी दी जाएगी वगैरह वगैरह बात होती। तो मैंने बोला हम ले लेंगे वो जितना दे सकते हैं, क्योंकि हमारे मन में ये था कि भाई यहाँ संगठन करने के लिए स्कूल के बच्चों को जैसे खेलने के लिए मिलेगा, वैसे संघ वालों को भी इसका उपयोग हो सकता है, इस भूमिका में वो। लेकिन आज जिन लोगों के साथ इकट्ठा होकर, और अध्यक्ष भी ऐसा चुना कि मैं जब कभी मिलता था उनको तो एकदम मस्त विचार काम करने की आदत। और बराबर है ना, या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? बराबर है, अध्यक्ष ने बराबर है, ऐसा मैंने मुझे बताया। और इसमें मैं 2-3 घटना आपको बताता हूँ, और उनका उम्र 8वीं यहाँ आने के बाद इलेक्ट्रीशियन का मदद करने के लिए काम उनको मिला, फिर वो इलेक्ट्रीशियन हो गए, फिर इलेक्ट्रीशियन होने के बाद काम करने लगे, लोगों को जोड़ने लगे, और ये होते होते इलेक्ट्रीशियन हो गए तो इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर हो गए, कॉन्ट्रैक्टर हो गए तो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन में हो गए। केवल पहले इलेक्ट्रिक का काम करने के लिए, और बाद में मकान बनाने के लिए भी लग गए। और ये सब करते समय ऐसी बिल्डिंग, और ऐसे बिल्डिंग में अभी तो 4 भाषाओं चलती हैं, और ये 4 भाषाओं के रिजल्ट सभी चारों के 100% विद्यार्थी के फाइनल के रिजल्ट आते हैं। ये बड़े बड़े जगहों पर भी संभव नहीं होता है। और इसलिए इलेक्ट्रिक का काम करते करते यहाँ आकर देखना शिक्षक कैसे काम करते हैं, विद्यार्थी कैसे है, लेकिन 4 भाषा में चलना, 4 भाषा में एक जगह पर चलने वाले लगभग कोई नहीं। और इस प्रकार का काम उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में जो किया, और उसका एक समाधान कि भाई हमने कुछ किया है, और नई पीढ़ियाँ बनाने का काम उन्होंने किया। कि भाई थोड़ी चर्चा हो, लेकिन वो चर्चा में वो जनसेवा बैंक के 10 साल अध्यक्ष थे। वो कार्यकारिणी के सभासद। यह स्कूल, वैसे वह बैंक, आज जनसेवा बैंक के 11 स्थानों पर ब्रांचेस है। कठिनाई आई थी, लेकिन कठिनाई की बात निकाली, इसलिए मैं बताता हूँ। संयोग से मैं भी बैंक में गया था, आता हूँ ओरिजिनली में, तो बैंक में जाता था। तो मैं बैंक में गया, और एक अधिकारी रिजर्व बैंक के आए थे, और वो यादव जी से कुछ बात कर रहे थे, तुमको कुछ समझता नहीं है, और किसने आपको अध्यक्ष बनाया वगैरह। तो ये सुनने के बाद भाई क्या हो गया है, ज़रा आप मुझे बताइए। तो बोले आपको कैसे मैं बताऊँ, इनको नहीं समझता है तो आपको समझता है, ऐसा आप बताइए। तो फिर मैंने उनको बताया कि आप जो स्तर पर है, तो मैं 3 बड़े कंपनी सेक्रेटरी और चीफ अकाउंटेंट हूँ एक साथ। तो आपको जो समझता होगा वो आप मुझे बताइए, नहीं तो ऐसा कहकर आप जा सकें, अभी नहीं जा सकेंगे। और फिर उन्होंने माफ़ी मांगी।
बोले मैंने गलती किया, और फिर बैंक में जो कठिनाइयाँ आ रहे थे वो कठिनाइयाँ भी धीरे धीरे सुधारने का एक बहुत बड़ा काम यहाँ पर यादव जी के नेतृत्व में ऐसे में लड़ना बहुत मुश्किल हो। और बैंक के व्यवहारों में पे हमने एक 100 रुपये का चेक दिया और पैसे नहीं मिले तब भी नीचे ऊपर हो जाता है। तो स्कूल, बैंक और दहीसर की झोपड़पट्टी की बात भी ठीक ढंग से नए लोगों को मुझे लगता है बताना चाहिए। केतकीपाड़ा केवल झोपड़पट्टी ही थी, और एक बारिश में लगभग 150 झोपड़पट्टियाँ बिल्कुल टूट गई, और उसके नीचे शेख की खदान थी, और आप जानते पत्थर फोड़ने के लिए आते थे और फिर पत्थर काम के लिए बेचने का हो गया। रात दिन चलते क्रशर्स, तो उसका पानी वहाँ बावड़ी भी नहीं। और ऐसे स्थिति में मैं जब MLA बना तो मैंने वसंत दादा पाटिल उस समय पर अध्यक्ष थे, तो उनको मैंने बताया कि ग्राम पंचायत का लोग होंगे, नगर पालिका के प्रतिनिधि होंगे, तो वो अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ काम करते हैं, लेकिन आमदारों को नहीं मिलता है। ये उनको भी अच्छा लगा क्योंकि वो लोगों की भावना जानते थे। और फिर आमदार फंड प्रारंभ हुआ, और उसके बाद हमने ट्यूबवेल वहाँ बनाया। तो वह जो ऊपर रहने वाले थे उनको पानी भी मिल गया, बिजली ऐसी नहीं मिली क्योंकि बिजली की व्यवस्था कहाँ भी करना है, खंभा भी करना है तो परमिशन लगती है कि ज़मीन किसकी है, हम कैसे, तो ज़मीन की मालिकात तो यादव जी ने बताया नहीं ना हम करेंगे। तो ये जो खंभे लगते हैं वो खंभे ऊपर भी क्या बोलते हैं उसको लगाया, हाँ अरे भाई जहाँ से बिजली सब जगह पर दिया जाए, हाँ ये उन्होंने आइडिया से खंभे पर लगाया, बिजली के खंभे पर ही लगाया। आप जाएंगे, अभी मैं एक साल में ऐसा गया नहीं हूँ वहाँ, वो है या नहीं मालूम। तो वहाँ के लोगों को पानी दिया, वहाँ के लोगों को बिजली दिया, और ऐसे ही कुछ झोपड़े वाले थे कि वो बावड़ी के शेख के बावड़ी के बहुत नज़दीक होने के कारण जो 2 बावड़ियाँ वहाँ मट्टी वगैरह सब आते थे। तो फिर उस समय पर जो वार्ड ऑफिसर थे वो भी बड़े जोरदार थे, तोड़ने का काम बहुत अच्छे ढंग से करते थे। तो मैं उनको ले गया वहाँ, मैंने बोला देखिए ये क्रशर तो चला रहे, क्रशर को परमिशन तो नहीं है, ये मुझे मालूम है, तो फिर क्या करेंगे। तो फिर उसमें से ये तय हो गया कि जिनको जगह बराबर करने के लिए नहीं मिले उनके लिए प्लॉट मिलेगा और वहाँ पर मकान बनाकर दिया जाएगा। और ये केशव नगर की स्थापना जो हुई वो केशव नगर ऐसे लोगों के लिए कि जिनको पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता था, बिजली नहीं मिलता था। ये मुझे जैसे अभी मैंने नाम क्या क्या बोलते इलेक्ट्रिक का ऐसा पूछा, तो इसका कोई मैं जानकार नहीं हूँ, लेकिन ट्रांसफार्मर अभी देखिए मुझे सुधार करने वाले यहाँ पर बैठे हैं, और इस भूमिका में जो गरीब से गरीब है, 8वीं जो पास नहीं हुआ है वह भी इस प्रकार का काम कर सकता है।
और ये अपने उदाहरण से, और वो उदाहरण केवल उन्होंने अपने पास नहीं रखा, दहिसर का बाद में जो विकास हुआ और दहिसर का विकास, बोरीवली का विकास, ये होते होते पहले ही मेरी चुनाव में मुंबई में सबसे ज़्यादा वो बोरीवली और दहिसर को मिले। यह एक काम का जो रिजल्ट होता है, उसलिए मैंने आपको बताया। कई बातें और है, लेकिन समय अधिक जाएगा तो ऐसा मैं कहूँगा, लेकिन आपको बताया गया है कि आपको एक मासिक बनाया गया है, उसमें सब ये चीज़ें हैं, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ। लेकिन मैं आग्रह से आप सबको निवेदन करूँगा कि आप कृपया वह पढ़ें, और आप ऐसे पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चला कि वास्तव में रामबली यादव जी ने किस प्रकार से काम किया। और यदि वो 8वीं पास न होने वाला भी ऐसा कर सकता है, तो हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, धनवान लोग हैं, मध्यम वर्गीय हैं। तो इस भूमिका में समाज के लिए काम करना चाहिए, यह एक बात होती है। और मैं बताने का भूल गया, जन सेवा बैंक का बीच में वो मैंने बात की, वो रिजर्व बैंक का ऑफिसर आया था और वो यादव सिंह, तो वो यादव जी को ये कह रहा था कि आपको ये समझेगा नहीं। ये भी मैंने सुना, मैं बैठा था, तो मैंने बोला भाई क्या है मुझे बताओ, तो आपके पास क्या देखने के लिए आए? बोले ऐसे किसी को दिखाई नहीं जाता है। तो उनको मैंने बताया, पहले बताया कि भाई मैं 3 कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी और चीफ अकाउंटेंट हूँ, तो अभी आपको अपनी नौकरी खानी नहीं होगी, तो आप काम पूरा करो और जाओ। तो फिर वो नमस्कार नमस्कार नमस्कार, ये पहले दफ़े मैं कर रहा हूँ। मैंने कहा पहले दफ़े हो या दूसरे दफ़े हो, रिजर्व बैंक से तुम्हारी नौकरी जाएगी, ये मैं देखूँगा। फिर बात चली, काफ़ी बातें हुई। यानी यादव जी कौन से कठिनाई में काम करते थे, और ऐसे करते समय गुस्सा आया, ये तो ठीक है कि वो उस पर गुस्सा नहीं करते थे, लेकिन किसी पर भी नहीं करते थे। काम होना चाहिए, यह उनका एक ध्येय जैसा होता था, और उससे वो काम करते थे। अब मैं अंत पर जा रहा हूँ मेरे भाषण। अभी 30 जून को मैं, वैसे आप में से कुछ लोगों को मालूम नहीं हो गया होगा तो बता दो, मैं 4 महीने बीमार था, अस्पताल में भी था। अभी डॉक्टर ने कहा कि आप घर में आपको भेज देते हैं, लेकिन एक शर्त है, आप कोई कार्यक्रम के लिए अगस्त महीना समाप्त होने के तक जाना नहीं। और ऐसे में 2 बात यादव जी से जब प्रतीक कहाँ गया, उनका पोता उनको लेकर आए थे। यादव जी को तो चलना भी उन दिनों में मुश्किल हुआ था। तो मैंने कहा यादव जी मैं आ जाता, नहीं आपको तो पता है कि बाहर नहीं जाना है, इसलिए हम आए। तो लगभग 2-2.5 घंटे यादव जी बोलते हैं, मैं उनको उत्तर देता हूँ, मैं बताता हूँ, उनको उत्तर देता है। इस प्रकार तो मैंने कहा यादव जी अभी तो आप थके होंगे, मेरी आवाज़ भी मुझे साथ नहीं दे रही है, आवाज़ भी कम होते जा रही है, तो और एक कप चाय पियेंगे और आज की मुलाकात समाप्त करेंगे। वो बोले घर जाना तो मुझे है ही, लेकिन उस समय पर मुझे समझाने के लिए क्या और मैं बात करना चाहता हूँ। 30 जून और 23 दिसंबर इतना अंतर
क्या 30 अगस्त। तो फिर ये सब हुआ। बाद में समझाने की कोशिश, कॉपी आ गया दूसरे डब्बे। प्रतीक को मैंने कहा आपको समझना चाहिए था कि यादव जी को ऐसी स्थिति में बाहर नहीं लाना चाहिए था। तो यादव जी को मैंने पूछा कि यादव जी अभी नहीं लगता है आपको अपने घर में जाना है? पूरे घर में तो जाना है, लेकिन कितने दिन के बाद मैं आया हूँ। और फिर यादव जी ने जो बोला वो मैंने जाने के बाद लिख के ले रखा। और जो उन्होंने कहा, मैंने उनको पूछा कि आप थक गए होंगे, उसके बाद क्या 6-7 लाइन्स है, वो ऐसा है। बिल्कुल नहीं, मैं थका नहीं, बिल्कुल नहीं। आपसे मिलने के बाद मुझ में और ऊर्जा आती है। अब अभी तो आपको इतने महीनों के बाद आया, अभी हम हर महीना 1.5 महीने में आपको मिलने के लिए आते जाएंगे। और मुझे कोई दवा की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपको मिलने की खाली ज़रूरत है। तो देखिए मैं स्वस्थ रहूँगा, आप चिंता मत करिए। ऐसा ही उन्होंने जब आए थे तो बताया। और मेरे दृष्टि से वह अंतिम, लेकिन ऐसी व्यक्ति मैंने समाज में बाहर कई प्रकार के लोग देखे हैं, लेकिन 8वीं वाला इस प्रकार का काम कर सकता है, इतने लोगों को जोड़ता है और जुड़ने वाले लोगों को काम में लगाता है। ये बड़ा मुश्किल काम होता है, ऐसा काम उन्होंने किया। आज मैं हिंदी विवेक का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि 5 दिन के अंदर, 5 हमारा तय होने के बाद 5 दिन के अंदर वो मासिक तैयार हुआ है। और जाते समय हर एक को एक कॉपी उसकी दी जाएगी। तो 5 दिन में तैयार करना है। तो उसमें से उनको जब 75 साल हुए थे ना, उस समय पर भी ऐसा ही कार्यक्रम हुआ था और मैगजीन प्रकाशित हुआ था। तो उसमें से कुछ उस समय के 3-4 पेज लेकर, जो आज यहाँ नहीं आ सकते ऐसा पता चला। बापट है संघ के, वो भी कनाडा में है, इसलिए नहीं आ सकते ऐसे। तो ये सब बात होते होते विवेक का अंक बहुत सुंदर हुआ है। और हर पान पर आपको चित्र दिखेगा तो फिर याद अडवाणी जी का आएगा। पूछा गया मुझे कि रामो आप संगठन मंत्री थे, लेकिन यादव जी के घर में कौन कौन आके गए हैं लीडर्स के, उनके जरा नाम हमको दो। तो मैंने कहा भाई उनके नाम क्यों दूँ, मैं आपको फोटो के साथ देता हूँ। यानी रामपुरी जी के घर में अटल जी आके गए रहने के, खाली आके गए चाय पीकर, ऐसा नहीं। अडवाणी जी आए, संघ के सरसंघ चालक रज्जू भैया आके गए, ऐसे। और यहाँ का आने का रात थोड़ा ये होता था कि बोरोजी में गड़बड़ होती है, तो कार्यक्रम पूरा करके यहाँ आना और फिर सुबह कहाँ जाना होगा वहाँ जाना हो जाता था। लेकिन यह दहिसर में उस समय पर, और उन्होंने जो अपना घर बनाया वैसे घर कोई ज़्यादा नहीं थे। तो यह यादव जी का चित्र है। और यादव जी का चित्र सुना, आप पढ़ेंगे भी। और मेरी आपको इतनी ही प्रार्थना होगी कि आपको उसमें से जो मिल सकता है वह आप उसके अनुसार समाज के लिए कुछ ना कुछ करने का आज तय करें। और यह वो मासिक है, वो आपको दिया जाएगा। ये फोटो है, आपको जाते समय दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक कविता है, कविता 5 पंक्तियों
3 उसमें से जो पंक्तियाँ उनकी मैं पढ़कर मेरा वचन समाप्त करता हूँ। सबको मिले जीविका जग में, हर एक को ध्यान आना होता है। भूखा सोए जीव नहीं, कोई भूखा नहीं मिला। सभी करे श्रम साहस संयम, अपना ये तरकीब यही। सब समान हो, सब महान हो, यह हमने स्वीकारा है। दूसरा स्टैंडा बोलता है, शिक्षा की सुविधा हो सबको, शिक्षा की सुविधा हो सबको, सभी एक को भेद न हो, अपना अपना कर्म करे सब, पछतावा या खेद न हो। स्वस्थ सुखी आनंद रहे सब, स्वस्थ सुखी सानंद रहे सब, यह अभियान हमारा संघ के काम से। और अंतिम, हम सेवक है मानवता के, हम सेवक है मानवता के, सेवा धर्म हमारा है, सेवा धर्म हमारा है। दीन दुखी की सेवा करना निश्चित कर्म हमारा है। इन शब्दों के साथ आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। उनके जीवन की ओर फिर हम सब देखते रहेंगे और इस प्रकार से सुने रहेंगे। उनको यही श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आशा करते हैं कि उनके परिवार को शांति मिले और हम सबको काम करने का उत्साह मिले। मेरे बारे में हर एक वक्ता ने कुछ न कुछ कहा, उनको भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मेरे कुछ पॉइंट्स उन्होंने ले लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पहली बार सुना कि राम बाबू बीमार हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, और हॉस्पिटल से घर पर आने के बाद उन्होंने बाहर आना जाना बंद कर दिया था, बाहर आना जाना बंद कर दिया था। लेकिन यादव जी ने उनको घर से बाहर निकालने का संयोग बना दिया। उनकी जिस दिन मृत्यु हुई उस दिन आए, जिस दिन प्रार्थना सभा हुई उस दिन आए, और आज जब उनके स्मरण की प्रकाशन पुस्तिका हो रही है उसमें आए हैं। तो बीमारी के बाद ये 3 अवसर पर राम ब्रिज के लिए आए, ये पहला मौका है। क्योंकि राम बाबू ने खुद बताया कि यादव जी भी चलने फिरने में असमर्थ थे, आते जाते नहीं थे, लेकिन राम बाबू ने खुद कहा कि राम को मिलने के लिए राम ब्रिज गोरेगांव और उनको मिले और 2 घंटा चर्चा किए। तो यादव जी का और राम बाबू का कितना प्रेम का, आपस के विश्वास का संबंध था, इस बात से आप पता लगा सकते हैं। इस अवसर पर मैं यही कहूँगा कि आज इसलिए रखा गया है, कल रखने वाले थे। जन सेवा बैंक की बहुत सारी बातें हुई हैं। कल 14 सितंबर को 6 बजे जन सेवा बैंक की सर्वसाधारण सभा है, एजीएम है। चंदा वर्कर रोड से आगे जाते हैं तो गर्जतो मराठा हाल है, वहाँ पर हाल है। मैं राम बाबू को, गोपाल भाई तो निश्चित रूप से आएंगे, राम बाबू को मैं निवेदन करूँगा कि जैसे आप राम ब्रिज जी के लिए आए, बाबू जी के लिए आए, वैसे उनके बैंक के लिए भी आकर पधारें। ये मेरा सार्वजनिक आग्रह है। ये बात भी सही है कि बैंक के अध्यक्ष के नाते जिम्मेदारी निभा रहा हूँ और इस कार्यक्रम में अतिरिक्त सचिव के नाते निभा रहा हूँ, लेकिन इस मौके का फायदा लेकर के आपसे आग्रह करूँगा कि जैसे यादव जी के लिए आए, वैसे यादव जी जिस बैंक की सेवा की है उस बैंक के लिए भी आप आइए, ये मेरा आपसे आग्रह है। दोस्तों, राम बाबू ने जो कविता कही, ये कविता इस पुस्तक के लास्ट पेज पर है, आप भी उसको अपने जीवन में उतारें। संघ का गीत है, लेकिन यादव जी और दीन दुखे के लिए काम करने वाले सबके लिए उपयोगी होता है। दोस्तों, अभी समा के मैं प्रतीक से बोलूँगा, बाहर एक पुस्तिका बांटने की जरा व्यवस्था देख लें, हो गई कि नहीं हो गई है। इसके बाद यादव जी के द्वितीय पुत्र श्री दिनेश यादव जी से मैं निवेदन करूँगा कि आए और आए हुए महानुभाव और लोगों के समक्ष अपना आभार प्रदर्शित करें। दिनेश यादव जी।
प्रणाम। स्मरण समारोह में आए मंच पर उपस्थित माजी राज्यपाल रामभाऊ नाईक जी, माजी खासदार गोपाल भाई और भाई केतकर जी माजी मंत्री, और हमारे स्कूल के ट्रस्ट चेयरमैन अरुण भाई मुचाला, आमदार मनीषा ताई, सूची सबके हाथों में पुस्तिका दे दो। ऑफिसर विमोचन रह गया, माफ करना। पुस्तिका सबके हाथों में, आप भी लीजिए। हाँ सर, बहुयामी व्यक्तित्व राम यादव जी की इस पुस्तिका का विमोचन मानवरों के हाथ से हो रहा है। आप भी जोरदार तालियों से मनाई करें। दिनेश यादव जी। आदरणीय मेरे पिता श्री रामजी यादव जी, बाबूजी जिसको सब कहते हैं, और आज इस मंच पर उपस्थित राम भाव ने तो बहुत कुछ बोल दिया, मुझे बोलने के लिए कुछ अभी रहा नहीं है। और उनकी मित्रता तो सच में एक मायने में मिसाल रहेगी सबके सामने। और आज जो मेरे समक्ष बैठे हैं मेरे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, इतना हमारे परिवार को आप लोगों ने इतना स्नेह दिया, प्यार दिया, उसके लिए मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूँगा, आभारी रहूँगा। और कोशिश करेंगे हम सब लोग कि आपका साथ और आशीर्वाद रहेगा तो उनके बताए हुए मार्ग पर हम लोग चलेंगे और ऊंचाई ऊंचाई पे चलेंगे। और ये आपका जो ये व्यवस्था दिया है, साउंड दिया है, गाइड दिया है स्कूल में हमारे, इन लोगों का भी आभारी हूँ। और ये विवेक जो प्रकाशन है, जैसे राम भाव ने बताया, बहुत कम समय में इन्होंने अच्छी पुस्तिका उपलब्ध कराई है और बड़ा अच्छा प्रिंट भी है, उसके अंदर काफ़ी कुछ बढ़िया मैटर है। तो ये सब राम भाव का ही कल्पना हो सकता है, किसी और की कल्पना नहीं है वो। और उसमें विशाखा जी ने जैसे बताया, मिश्रा जी अंकल ने कि पूरा मदद उनको किया है, तो हम उनको जैसे भी मार्गदर्शन वो करेंगे वैसे आगे भविष्य में हम भी करेंगे। तो मैं सबका आभारी हूँ, इसी पे सबका मैं धन्यवाद। आपको लगेगा माननीय अरुण कुमार मुचाला की संस्था के अध्यक्ष उपस्थित है, मैंने उनको कम बोलने के लिए नहीं कहा, मैंने उनसे अनुमति ली। लेकिन बोले हमारे पहले से आप जो अध्यक्षता कर रहे हैं तो उनका भाषण हो चुका है, इसलिए मेरा भाषण नहीं होगा, इसलिए अरुण कुमार जी का भाषण नहीं हुआ। आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जाते समय पुस्तिका लेके जाइएगा। मानवरों से निवेदन है कि ऑफिस में जाएंगे, अरुण कुमार जी, अरुण कुमार भाई आप ऑफिस में लेके मानवरों के साथ जाएंगे।